सलाम, थैंक यू सो मच। तो नई पटकथा, नई जज्बे और नए तरीके से कहानी लिखने के लिए तैयार दिल्ली वाले 2 करोड़ जनता, बहुत बहुत शुक्रिया। और गजब ही कर दिया आपने, सच में आप लोगों ने गजब कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से बढ़ाएंगे और आम आदमी पार्टी से मुंबई से प्रीति शर्मा मैनन हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनके पास भी हम एक बार पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलमान, आप कुछ कह रहे थे और आपने कहा था कि कोई नैरेटिव जो था, वो जो सेट हो रहा था, उसके वो एक तरफ वो बताया गया कि वो नेगेटिव था, एक तरफ कहा गया वो पॉजिटिव था। तो जनता ने क्या चुना, ये सामने है सबके। अब ये आपने इतना खूबसूरत गीत सुना, हिंदुस्तान जो है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये 47 से आज तक नारा बुलंद हुआ है। और आज जो दिल्ली की जनता ने एक फैसला लिया है, उसमें बेशक हमारी पार्टी जो है पीछे रही, लेकिन जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हार जीत चलती रहती है। इसलिए मैं बार बार यही अपील करना चाहता हूं, ये मैसेज जो है हमारी यंगर जनरेशन के लिए है कि जमहूरियत यही है कि आप, ठीक है, आपके जाती इख्तलाफात हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप देश के नागरिकों को ये नहीं कह सकते कि भाई जो भाजपा के खिलाफ है तो वो देशद्रोही हो गया, जो भी आप पे सवाल करेगा वो पाकिस्तानी हो गया। तो ये उन सब लोगों को जवाब है कि जो एक हिंदुस्तानी पे उंगली उठाता है कि मैं हिंदुस्तानी और तू हिंदुस्तानी। इस चुनाव में तो उल्टा दूसरा हो गया कि मैं ज्यादा हिंदू हूं, तू कम हिंदू है, वहां तक की बात आ गई। तो ये उन सब लोगों को जवाब है जिन्होंने सलमान ने बात शुरू करी और कम हिंदू और ज्यादा हिंदू तक बात आ गई। शेषनारायण जी हमारी तरफ देख रहे, मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं रामकृपाल जी के पास जाना चाहता हूं। कम हिंदू ज्यादा हिंदू तक की बात, और सामने एक उदाहरण यह भी कि जब वो आए तो बोले आज मंगलवार है और लड्डू चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, उन्होंने भी बाकायदा कहा कि हनुमान जी का प्रसाद है आज जो है। देखिए प्रतीक जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि नकारात्मक राजनीति या नारे की अब इस देश में गुंजाइश नहीं है। आप देखिए एक बात, मई में 23 मई को जो नतीजे आए थे, वो ये नतीजे साबित कर रहे थे कि आप विचारधारा के विचारों के मुखालफत आप कर सकते हो, आप विरोधी हो सकते हो, लेकिन जो तथ्य है, जो जमीनी सच्चाई है, अगर आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करोगे, इसको वोटर पसंद नहीं करता है। जैसे कि जो नतीजे लोकसभा में आए, लोगों ने कहा कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही जो बीजेपी ने यहाँ पे कहा कि केजरीवाल ने 5 साल में कुछ नहीं किया। जी, सामने मुझे लगता है, सामने जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें टेलीविजन पे, वो हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए, पीछे आप देख रहे हैं कि जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जाते हुए हनुमान मंदिर, और वहां पे भी जनता मौजूद है बहुत सारी। शेषनारायण जी, ये जो दृश्य है ये किस तरफ इशारा करता है? नहीं, ये मेरा ख्याल है, ये जो ये मंदिर जाने की बात कर रहा है, ठीक कर रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में जो बहुत बड़ा फर्क है। वैसे सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो मुंबई में बैठे हैं। जी, प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी, हनुमान मंदिर की तरफ रुख है अरविंद केजरीवाल जी का। मुंबई भाग के नहीं, बहुत अच्छा लगा, हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये अपेक्षा भी करेंगे कि मौलवियों को, मुअज्जिनों को जो वेतन दे रहे हैं, हिंदू मंदिरों के भी जीर्णोद्धार पर उनके पुजारियों की भी वेतन की व्यवस्था करें। इतनी थोड़ी सी उनसे अपेक्षा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर से निर्वाचित हुए हैं, ये तो मुअज्जिनों को, मौलवियों को वो वेतन देते हैं, मानते हैं, हिंदुओं को भी देने की कोशिश करें। देश में झूठ का प्रचार कर रखा है कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं आप, ये देखिए गलत साबित होता जा रहा है। ये कहां से चले आते हैं भाई? कोई हिंदुओं के ठेकेदारी नहीं है। आपके नेता कारण निकाले गए लोग चुनाव के समय ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देश के लोगों को बांटते हैं, हिंदुओं को बांटते हैं। आज मुंह तोड़ जवाब हनुमान जी की आप रोक लेंगे, हनुमान जी नहीं रोकेंगे। जी हनुमान जी नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। प्रीति मौजूद है, मैं ऑफ कोर्स रागनी आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं प्रीति, रागनी में आ रहा हूं आपके पास। प्रीति, हनुमान मंदिर के पास का ये दृश्य है, कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर, जहां पे वो गए हैं दर्शन के लिए। जी क्या मैं बोल सकती हूँ अभी? जी बिल्कुल, आप बोले, आपको आज दिन है आपका। आई थिंक आज मेरा भी दिन है, मंगलवार का भी दिन है, हनुमान जी का भी दिन है। आज के दिन हनुमान जी ने यह साबित कर लिया कि जो देशभक्त हैं, जो देश की सेवा करते हैं, उनकी ही जीत होगी। बहुत बोला गया था कि जो लोग
जीतेंगे, अगर वो लोग जीत जाएंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, उनका पाकिस्तान से संबंध है, उनका आतंकवादी वो लोग हैं। ये जो गंदी स्तर की राजनीति की है, आज दिल्ली की जनता ने इसको जवाब दिया है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के काम पे जवाब दिया है। दिल्ली की जनता ने इस बात को जवाब दिया है कि कुछ लोग हैं जो दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को जीत के आना चाहिए। आपने कहा, तो एक बार ये फेल हो चुका है आपका फॉर्मूला, आपने कहा कि जो जीते हैं वो देशभक्त हैं। ना दोहराएं। प्रीति, आपने कहा जो जीते हैं वो देशभक्त हैं, आपने कहा, स्टार्ट किया। नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल, आज हम, ये सच्ची देशभक्ति है, देश का काम करना। सच्ची देशभक्ति है देश का निर्माण करना। सच्ची देशभक्ति है स्कूल बनाना। सच्ची देशभक्ति है अस्पताल बनाना। ये काम हम कर रहे हैं, हम ही सच्चे देशभक्त हैं। और सारी पार्टियों को अभी जनता का काम करना चाहिए, क्योंकि यही एक देशभक्ति है और यही सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है, देश की सेवा करना। जी उनका रागनी, और कोई काम नहीं है। वेरी शॉर्ट, गोलियां रागनी वेरी शॉर्ट रिएक्शन, रागनी शॉर्ट रिएक्शन। प्रतीक जी, देखिए, दो बातें जल्दी से कहूंगी। पहली बात तो ये कि चाहे धर्म का सर्टिफिकेट हो या फिर देशभक्ति का सर्टिफिकेट हो, वो किसी राजनीतिक दल के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो ऐसे सर्टिफिकेट बांटे। और जहां तक धर्म और राजनीति का सवाल है, मैं उसमें महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उस बात को सर्वश्रेष्ठ मानती हूं। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का मामला है, उसको राजनीति के साथ सीधे रागनी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आप देखिए, रागनी मैं आ रहा हूं, एक मिनट जाना होगा कि अपने करस्पॉन्डेंट के पास। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद है हनुमान मंदिर के पास। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। राजनीति वही हो गई, हनुमान जी के मंदिर के बार बार जाके मत्था टेकना पड़ेगा। जी यहाँ पर जी प्रियंका, मैं आ रहा हूँ रागनी। जी बिल्कुल, और अब जीत के बाद भी मत्था टेकना पड़ेगा। उसी के लिए अरविंद केजरीवाल अपने परिवार और मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो अब वो दोनों मंदिर के अंदर है, लेकिन बाहर की तस्वीरें आप देखिए कि लोग किस कर रहे हैं। उनका अभी यहाँ पर मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिनका जन्मदिन भी आज है, और अपनी बेटी हर्षिता के साथ, तो वहीं मनीष सिसोदिया। जी मैं आता हूँ प्रियंका, आपके पास आता हूँ। तो प्रेम शुक्ला जी, आपने देखा कि सच्चे भक्त जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको कोई संदेह नहीं रहेगी आपको ना? विवाद जो था वो बड़ा हुआ था। प्रियंका, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रियंका, हनुमान चालीसा गाकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कट्टर हनुमान भक्त है। और इसके बाद जब वो यहाँ हनुमान मंदिर में आए और उनके इस मंदिर में आने की बात को बीजेपी ने, खासतौर पर मनोज तिवारी ने कहा कि मंदिर अशुद्ध कर दिया है, तो वो राजनीति भी यहाँ से हुई। और यही एक जवाब देना भी अगर इसे कहें तो आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पूरा परिवार यहाँ पर हनुमान जी को शुक्रिया कहने के लिए आया हुआ है। इससे पहले भी जब पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जीते थे तो हनुमान मंदिर आके उन्होंने दर्शन किए थे। हनुमान में उनकी काफी आस्था है। और मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और लोगों से मिलेंगे। ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं कि जिनको भी पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ आए हैं, वो रुककर एक झलक के लिए फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके की जीत आज आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बताया था कि आज मंगलवार है और ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। और ऐसे में अब वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए, यहाँ पर आकर वो अभी फिलहाल अंदर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने भी पूरे इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ कैंपेनिंग की थी, उनके लिए कैंपेनिंग की थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उनको आना था, लेकिन मनीष सिसोदिया का इंतजार करने की वजह से अब हनुमान मंदिर में पहुंचे। और हनुमान मंदिर की दूसरी तरफ की तस्वीरें जो हम आपको दिखाने की कोशिश भर कर सकते हैं, यहाँ पर लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जान भी जोखिम में डालकर लोग यहाँ खड़े हैं कि जितनी हाइट पे वो जा पाएंगे वहां से देखना आसान होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए और खासतौर पर दिल्ली चुनाव के लिए ये मंदिर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत महत्वता रखता है। इस मंदिर के बाद जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई और लगातार अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि वो कट्टर हनुमान भक्त है। मंगलवार को उनको ये भी उन्होंने कहा था कि चुनाव भी मंगलवार को है, तो आज मंगलवार के दिन जो रिजल्ट आए हैं उनके फेवर में आए हैं। बहुत बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल को मिली है, उनकी पार्टी को मिली है। ऐसे में अब भगवान के दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए उनका परिवार
और मनीष सिसोदिया का जो परिवार है वो अंदर पहुंचा हुआ है। थोड़ी देर में वो यहाँ से बाहर आएंगे। हो सकता है कि मीडिया से तारुफ भी वो करें, बातचीत भी वो करें और बताएं कि जब पिछली बार आए थे तो फरियादी। जी प्रियंका जी, आप बता रही थी हनुमान मंदिर का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये इसका बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। जी तो और बताइए जरा इतिहास इसका कि कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये पॉलिटिक्स में और इसका महत्व कितना बढ़ता जा रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, और यहाँ हनुमान मंदिर की अगर बात करें तो प्राचीनतम हनुमान मंदिर से कहा जाता है। लोग वैसे भी मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते ही थे, लेकिन अब मैं खास तौर पर दिल्ली पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ तो आखिरी के 1-2 हफ्ते जो रहे वो इस मंदिर पर अगर हो गए, केंद्रित हो गए, कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे न्यूज़ 18 के एजेंडा प्रोग्राम में जब अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा गाकर कहा था कि वो कट्टर हनुमान भक्त। जी 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 प्रियंका, तो ऐतिहासिक मंदिर जहां पे अभी कुछ देर पहले और अभी मौजूद है वहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो ये केंद्र हो गया और तमाम सारी बातचीत और वार्तालाप यहीं पे पहुंच गई। जी शेषनारायण जी कह रहा था कि जो हिंदू धर्म में देवी देवता हैं वो हिंदू धर्म के देवता हैं, सनातन धर्म के देवता हैं। हिंदुत्व जो किताब है सावरकर की, जिसके आधार पर आरएसएस की स्थापना हुई है, उसमें हिंदू धर्म का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म को फर्क करना चाहिए और यह हर पढ़े लिखे आदमी की ड्यूटी है कि वो इन बच्चों को। शेषनारायण जी आप हमें बता रहे हैं या शेषनारायण उनको बता रहे हैं? पूरी दुनिया को बता रहा हूं मैं, चूंकि धर्मशास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैंने उसको पढ़ाया है, तो मैं जानता हूं कि जो धर्म है वो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन बिल्कुल अलग है और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है। और सावरकर चूंकि माजिनी के भक्त थे, इटालियन फिलोसोफर के, उसमें एक किताब लिखी थी क्रिश्चियनिटी, उसी को ट्रांसलेट किया उन्होंने। नहीं, राजनीति समझ जानी चाहिए, जनता को ये पता होना चाहिए। हनुमान से लेके और आपने जो रेखा खींच दी है वहां तक। नहीं, हिंदुत्व जो है उसका धर्म से कुछ भी लेना देना। ऑफ कोर्स आ गया। जी प्रीति कुछ कहना चाह रही थी। जी प्रीति आप हाथ उठा रही थी। जी जी जी, आज के दिन एक ऐतिहासिक जीत हुई है दिल्ली में। ये जीत उस पार्टी की हुई है जिसने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, जिसने शिक्षा पे, जिसने स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, महिलाओं के सम्मान पे, बुजुर्गों के सम्मान पे काम किया है। इसको धर्म के तरफ लेके जाना गलत होगा। हर जन की अपनी आस्था होती है। अरविंद जी की हनुमान में है, अमानत भाई की अल्लाह में है, लेकिन जैसे रागिनी बता रही थी, गांधी जी खुद कह के गए थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। सब लोगों को अपने धर्म का पालन करने का हक है, लेकिन ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये चुनाव हमने जीता है हमारे काम के बलबूते पे। हमारी पहचान है कि हमने काम किया है और हम लोगों को यकीन है कि केजरीवाल की सरकार आगे अपने गारंटी पूरे करेगी। तो इस पे फोकस रखना मेरे को लगता है आज ज्यादा जरूरी होगा। देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा है, काम की राजनीति, और इसी पे फोकस करना चाहिए। जी कमाल तो ये जी, है जी कि प्रेम शुक्ला जी को देखिए, मैं आज चाहूंगा कि वो कम से कम इस बात को तो कंडेम करें कि हनुमान जी का मंदिर अशुद्ध हो गया, वो तो सबको पता है, पर इनके पापा बोलते थे कि अब सांवला नहीं गोरा सीएम आएगा। मतलब ऐसी भाषा इस्तेमाल करके आप अगर इलेक्शंस में जाएंगे, वो भी प्रदेश अध्यक्ष होके, तो प्रेम शुक्ला जी आप मुझे बताइए, सांवला और गोरा सीएम इस तरीके की भाषाएं इस्तेमाल करने की अगर क्या जरूरत पड़ी थी? शाहीन बाग का तो टॉपिक ही बहुत दूर है। नहीं, प्रेम को रिस्पॉन्ड करने दो। प्रेम शुक्ला जी देखिए, पहली बात जो आदरणीय मनोज तिवारी ने बात कही थी, वो मंदिरों में जाते समय, जैसे मस्जिद जाता है वजू बनाता है, मंदिर में जाते समय हस्त प्रक्षालन करता है, इतना सा मुद्दा था। दूसरा जो आदरणीय शेषनारायण जी कह रहे थे, शेषनारायण जी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व में बड़ा अंतर है, कृपा करके समझे। हिंदू क्या है? हिंदू वो है जो हिम जो है वो ह्रीम जो हमारी शक्ति का मंत्र है वो, और दो तरह की शक्तियां होती हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक भौतिक शक्ति। तो जो आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों से परम पूज्य महाराज प्रेम शुक्ला जी को बता दें कि हिंदू शब्द भी पर्शियन है। कृपा करके अभी जो फिर ये कहां लेकर के बैठे रहते, किसने आपको बता दिया? तो ये कोई किसने आपको बता दिया? अवस्था पढ़ के बता जाइए। आप दिल्ली के काम की चर्चा करोगे, आप क्या बड़ा संकट है इनका, अब बड़ा संकट है। अब मैंने अगर हिंदुत्व की चर्चा कर दी तो इनको पीड़ा हो गई, देख लीजिए ना। नहीं, सबकी अपने पास प्रेम शुक्ला जी, सबके पास अपनी परिभाषाएं हैं, सबके पास अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। रागनी के पास भी कुछ कहना है, रागनी के पास कुछ और बात है। जी अब सुनेंगे सबकी, आपकी भी बात आएंगे। सिंधु हिंदू कैसे हो गया वो भी सुनेंगे सब। जी सुनेंगे प्रेम जी, जरूर सुनेंगे। रागनी
उनकी पार्टी इतनी बार झूठ बोलना चाहती है कि वो जनता को सत्य लगने लगे। देखिए, हिंदुत्व शब्द भारत के किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं है। 1921 में सावरकर ने अपनी किताब में पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया, जिसे एक कल्चरल और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह आरएसएस ने, फिर उसके बाद जनसंघ ने और अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया। इनके हिंदुत्व की परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है और वो मानवतावाद के बिल्कुल खिलाफ है, जबकि हिंदू धर्म बहुत उदार है, बहुत ही समावेशी है और बहुत ही सहिष्णु है। तो मैं समझती हूँ कि ये आज की बहस का विषय नहीं है, इसके ऊपर एक लंबी बहस बाद में की जा सकती है। और उसी तर्ज पर शेष नारायण जी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक ही चीज नहीं है, इनमें फर्क है। नहीं तो आपसे बहस में बैठने का मेरी बात पूरी पहले भी नहीं हुई थी, आपको बहुत समय मिला है, इसीलिए सुनिए सुनिए शांत वर्मा को बात सुनिए। आमादा कर आप लगातार धर्म को विफलता की ढाल बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए राजनीति में आपको धर्म और शब्दों का प्राकट्य जो है और शब्द लगातार इवॉल्व होते हैं। अब शब्द इवॉल्व कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये राहुल गांधी से पूछ कर नहीं किया जाएगा ना। हिंदुओं को जो है किसी जमाने में पंडित नेहरू कहते थे मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो एक्सीडेंटल हिंदू को उदार मानते थे। प्रेम जी मैं आ रहा हूँ। शुक्ला जी, आप दूसरे के बारे में एक्सीडेंटल हिंदू जब जवाहरलाल नेहरू थे, विनम्रता के एक्सीडेंटल साथ हिंदू कहते समय आराम से और दूसरे को अपनी बात कहने दें। देखिए, आपकी और मेरी दोनों की बात मेरी बारी में आप निशांत वर्मा को जो है रोकने के लिए आवाज नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भाई, वो नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, आप बोलिए, एक बार आप बोलिए, बात नहीं पूरी करने दी गई है। बोलिए बोलिए, पूरा 30 सेकंड का भी अवसर नहीं दिया गया। मैं दे रहा हूँ आपको अवसर नहीं दिया प्रतीक जी, ये 30 सेकंड आपके। आप प्रेम जी 30 सेकंड आपके बोल लीजिए, बोलिए। 20 सेकंड मेरे भाई प्रेम शुक्ला जी रागनी आपने कह लिया बात, रागनी आपने बात कही। मैं प्रेम जी बोल लीजिए, प्रेम जी बोलिए। देखिए, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें शब्द जो है वो ब्रह्म माना गया है और ब्रह्म का पहला शब्द ओम है, शेष शब्द इवॉल्व होते चले गए हैं। तो हिंदुत्व का शब्द जो कह रहे हैं कि हिंदू भारतीय शब्द नहीं है, मैंने उसकी स्पष्ट व्याख्या की। हिंदुत्व लीजिए, फिर आ गई है। अरे मेरी बात तो रखने दीजिए। शब्द है, अरे भैया, हिंदू धर्म से किसने आपको बता दिया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदू, अरे बिना हिंदू के हिंदुत्व कैसे हो सकता है? बिना हिंदू के हिंदुत्व हो कैसे सकता है? किसी शंकराचार्य कौन ठेकेदारी करना चाहता है? कि आप हिंदू, कोई ठेकेदारी नहीं कर रहा है जी। मैं अपना पालन करने का अधिकारी हूँ। कौन ठेकेदारी कर रहा है? ठेकेदारी करने गए थे जो नया गोत्र पैदा हो गया था, गोत्र। प्रेम जी, फिर मुझे 30 सेकंड नहीं बोलने दिया, फिर मुझे अनइंटरप्टेड रागनी फिर मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड नहीं बोलने दिया गया। फिर अनइंटरप्टेड 30 सेकंड नहीं बोलने दिया गया। ये जो इस्लामवाद के बवाद के कारण राजनीति करते हैं, उनको हिंदुत्व का नाम सुनते ही किसी बहन को जिस तरह से दिखा दिया गया लाल झंडा और उसी मार्ग चले आए। विकास का कोई मॉडल नहीं था। दिल्ली के बारे में आपके पास कोई विजन नहीं था, इसीलिए आपके पास था। जो 4% चले गए, जो डंडा लेकर टहल रहे थे, हमारे वालों को लोगों ने डंडा मार दिया। हमारी हार का कारण ये है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ सीधी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। को अंडा दे दिया, दो अंडा। हमने देश की दिल्ली आप एक जना बीजेपी से, एक जना कांग्रेस से, हमने मैं आप दोनों लोग से बहुत नहीं बनाया। आराम से, हम कांग्रेस पार्टी के 15 साल विनम्रता के साथ, त्रिवेदी जी आप अन्याय कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में त्रिवेदी जी आप अन्याय कर रहे हैं। मुझे रागनी विनम्रता के साथ प्लीज रागनी ना, नहीं नहीं। और प्रेम शुक्ला जी, मुझे 5 बिंदु बताइए आपके मैनिफेस्टो में क्या थे, रागनी बताइए। अगर आप कह रहे हैं कि आपने विकास के ऊपर चुनाव लड़ा है तो आप चुप रहिएगा। रागनी आपकी हताशा समझ सकते हैं। अंडा 2 डबल अंडा लेके आई है, मैं समझ सकता हूँ। डंडा लेके निकले थे और अंडा खा के जा रहे हैं। विवेकानंद जी ने 7 दिन अमेरिका में भाषण दिया था। नहीं, वो विवेकानंद के सूत्र को लेकर टहली आप। हम उस संभावना अच्छा, को विवेकानंद भी आपको याद आने लगे, लेकिन आप जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आने लगे, प्रभु रामचंद्र याद आने लगे, द्वारकाधीश याद आने लगे, बहुत याद आएंगे। 33 कोटि देवता आपको याद आएंगे, चिंता न करिए। के कारण प्रेम शुक्ला जी 33 कोटि देवता आपको याद आएंगे, चिंता न करिए। मैं आप दोनों लोगों को रोकता हूँ, मैं आप दोनों लोगं को रोकता हूँ। मैं आपके चेहरे पर है कि अंडा पाने मैं जा रहा हूँ, हनुमान मंदिर चलूंगा, मैं हनुमान मंदिर चलता हूँ, मैं वहीं
नहीं चलूंगा हनुमान मंदिर। मैं हनुमान मंदिर की तरफ रुख करता हूँ। मेरी करस्पॉन्डेंट प्रियंका वहां मौजूद हो तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अच्छा प्रियंका अच्छा विजुअल भेज रही हैं वो, और ये आप जो विजुअल देख रहे हैं हनुमान मंदिर के हैं, और ये ज्यादा बेहतर अच्छे विजुअल हैं, देख लेते हैं क्योंकि वहां पर तो युद्ध शुरू हो गया, तो लिहाजा यहाँ पे देख लेते हैं हनुमान मंदिर का ये दृश्य है। और मैं प्रीति के पास जाना चाहूंगा, मैं दोनों लोगों को बहुत शांत करना चाहूंगा। प्रेम जी आपको मैं दे दूंगा वक्त, जितना चाहेंगे आप वक्त दे देंगे आप बिल्कुल इल्जाम ना लगाएं मेरे ऊपर, बिल्कुल दूंगा मैं, ऑफ कोर्स अनइंटरप्टेड टाइम यू विल गेट सर बिल्कुल अनइंटरप्टेड टाइम यू विल गेट। जी ये विजुअल हैं जो आप देख रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, ये अंदर के दृश्य हैं, और दिल्ली का ये बहुत प्राचीन मंदिर माना जाता है हनुमान का। राइट हो जाइए थोड़ा सा राइट। और ये कैनॉट प्लेस वाला हनुमान मंदिर नहीं है, निगम बोध घाट के ठीक सामने का जो मंदिर है हनुमान मंदिर है वहां का है ये। और आज वैसे भी बहुत भीड़ होती है वहां पर, और आज तमाम सारे लोग पहुंचे हैं, जिसमें आप सामने जो दृश्य देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों लोग वहां पर पहुंचे हैं। और ये दृश्य हनुमान भी इस बार पूरे चुनाव में चर्चा में रहे। जी रामकृपाल जी। देखिए प्रतीक जी, मैं तो समझ रहा था कि आज का जो नतीजा आया है वो एक मैसेज है कि ये धर्म की राजनीति ये सब छोड़ दीजिए, विकास के काम आम जनता की तरफ देखिए, नकारात्मक राजनीति छोड़ करके जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं उसको स्वीकार करें। कोई भी पार्टी किसी की आलोचना कर सकती है, लेकिन ये न कहे कि उस पार्टी ने 5 साल में कोई काम नहीं किया है। आप ये कहिए कि मकान जो है उस पर प्लास्टर नहीं हुआ है, हम आगे इससे बेहतर मकान बनवाएंगे, लेकिन आप किसी के काम को नकार नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात जो ये किया जाता है, देखिए प्रतीक जी, वैमनस्य की हाईवे पर कभी नहीं चलेगा आदमी, रोटी खा लेगा सूखी, पगडंडी पे जाएगा, लेकिन इस देश में बांटो और राज करो की राजनीति चलती नहीं है। आप वोट के समय, मतदान के समय थोड़ी बहुत जो सड़क छाप नारे लगा लीजिए, लेकिन कभी भी बंटवारे की राजनीति इस देश में सफल नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। मैं किसी भी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी पार्टियां पोलराइजेशन की कोशिश करती हैं उससे कोई फायदा किसी का लंबे समय में नहीं होता। जी रामकृपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पगडंडी पे चल लेगा, लेकिन वो बांटने और बंटने की राजनीति की तरफ नहीं जाएगा। कैनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है ये, जहाँ पे वो मौजूद है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन ये कैनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है, जहाँ पे इस वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, उनकी पत्नी भी मौजूद है यहाँ पर, और ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं। परिणाम आ रहे हैं, इस बीच में वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। इस पूरे कैंपेन में उन्होंने एक बार हनुमान चालीसा भी सुनाया, तमाम सारी चर्चा हुई, और प्रेम शुक्ला ने अभी कहा, और मैं जब चाहूंगा कि जब प्रेम शुक्ला जी बोले तो प्लीज रागनी आप थोड़ा चुप रहिएगा, उनको बोलने दीजिएगा, उनके मन में शिकायत भी है थोड़ी सी, वो शिकायत दूर होने दीजिए, और कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत लेके नहीं जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, और आपने भी अभी कुछ देर बोला कि वो उन्होंने हनुमान मंदिर जाना भी शुरू कर दिया है, और आगे देखिए। जी प्रेम शुक्ला जी, जी रागनी प्लीज, रागनी वीर सावरकर को उद्धृत कर रहे थे। 3 बार शो में ऐसा हुआ है कि मैं बोलना शुरू हो गए और चले जाते हैं, फिर शुरू हो गई, ये हताशा अवसाद है, लगातार मेरे बीच में बोलते जाते हैं। अब मुझे पता है ये नहीं बोलने देंगी, क्योंकि मैं एक्सपोज करूंगा, इसलिए नहीं बोलने देंगे, मुझे पता है नहीं बोलने देंगे। बोलूं मैं? प्रतीक जी आज्ञा है आपकी। खुद एक्सपोज पड़े हैं आज। देखिए रागिनी जी ने कहा हिंदू बहुत उदार धर्म है, निश्चित तौर पर उदार धर्म है, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो उदार हिंदू को एक्सीडेंटल हिंदुत्व माने, फिर देखिए बीच में बोल रही है, फिर बीच में देखिए इनकी हताशा है ये। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुओं को समक्ष कह रहे थे मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, तो हिंदू जो है उदार हिंदू नहीं था, वो धर्मपरायण हिंदू नहीं था, उसमें क्षमा करने वाला हिंदू नहीं था? तो कृपा करके इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। दूसरी बात रही कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद काशी विश्वेश्वर का दर्शन करने गए और आरती करने गए, तो यही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि आप चुनाव जीतने के बाद कहां जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने, लेकिन हम इनका स्वागत करेंगे क्योंकि वीर सावरकर जी ने कहा था कि जिस दिन हिंदू चेतना जागृत होगी, सारे लोग राहुल गांधी यज्ञोपवीत पहन के टहल रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। आइए स्वागत है,
यही तो हम चाहते थे कि सिर्फ इफ्तार करते थे, अब आप मंदिर भी आने लगे, स्वागत है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। रागनी को दे देते टाइम, रागनी को दे देते। आपके सवाल हो गए बहुत सारे, अब हम सुनेंगे रागनी देन निशांत जी। रागनी, देखिए, मंदिर जाने का अधिकार हर व्यक्ति का है, उसकी आस्था पर आधारित है। मैं लगातार कह रही हूं कि प्रेम शुक्ला जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि किसी से प्रश्न उठाए, पर इसी के साथ साथ ये भी समझना होगा कि ये दोनों ही दल धर्म के साथ सीधा राजनीति को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ज्यादा दबाव के साथ और प्रत्यक्ष रूप में करता है, दूसरा थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप में करता है। इसीलिए चुनाव अगर हम राजनीति से परे या चुनाव में हम अपनी विफलताओं की ढाल धर्म को बनाने की अगर कोशिश करें तो वो पूरी तरीके से गलत है, ये बात मैं कहना चाहती थी। और दूसरी बात मैं प्रीति मेनन जी से ये भी कहना चाहती हूँ और यहाँ प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहती हूँ कि आपसे अपेक्षा मेरी और दिल्ली की जनता की यही है कि पिछले 5 साल की तरह जो नूरा कुश्ती होती रही या अपनी जिम्मेदारी की गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने का काम हुआ, कृपया अब इस शानदार जीत के बाद ऐसा ना हो। कृपया केजरीवाल जी अगले 4 साल या 5 साल ये ना कहते रहें कि मुझे मोदी ने, कांग्रेस ने, एलजी ने, ब्यूरोक्रेसी ने काम ना करने दिया, और कृपया मोदी जी दिल्ली के काम में लगातार अड़ंगा ना लड़ाते रहें। और मुझे लगता है यही एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसा करके दिखाइए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत ज्यादा विश्वास दिया है 7 सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और 63 विधायकों के रूप में आम आदमी पार्टी को। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सड़क पे ये लड़ाई लड़ती रहेगी जनता के अधिकारों की और जनता के मुद्दों। अब मैंने दोनों लोगों को 30-30 सेकंड दे दिया, कोई शिकायत नहीं। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं या मौजूद है? हमारे सहयोगी नीरज मौजूद है जी। नीरज के पास चलेंगे। नीरज इस वक्त मंदिर के ठीक बाहर हैं और जी जी बिल्कुल 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 मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे वो एक बार हम पहुंचे, वहां पे जाएं। लेकिन 30 सेकंड बोला, लेकिन आप आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता हमारे साथ प्रीति, वो मौजूद है। प्रीति, अभी रागनी ने कहा कि जो नूरा कुश्ती चलती रही पिछले 5 साल, वो कृपया ना हो, आप काम करें और काम करके दिखाएं। और उन्होंने बीजेपी को भी दिया, उन्होंने, प्रेम जी ने सुना होगा, लेकिन आपके पास सीधा सवाल यही था जी। प्रीति, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है, उसके बाद रागिनी जी को थोड़ी सी ह्यूमिलिटी सीखने लेनी चाहिए। हम तो जीत के बाद भी बहुत हम्बल हैं, हमें बहुत सीखना है, बहुत कुछ ठीक करना है। बहुत बार मैंने रागिनी को समझाने की कोशिश की कि बस 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया कि अब हम अपने निर्णय अपने आप ले सकते हैं। ये तब तक अटका हुआ था 4 साल से, इसीलिए काम तेजी से एंड में हुआ, लेकिन काम तो बुनियादी शुरू में ही हो गया था। हमने जिस दिन शपथ ली थी उसके अगले दिन बिजली के दर कम कर दिए थे। तो लेकिन मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता ये बता चुकी है। 63 सीटें देके दिल्ली की जनता बता चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ने जम के काम किया है। आज इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस बात को नकार सकता है। और मेरी अपने सहयोगियों से, जो मेरे साथ आपके साथ पैनल पे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि ये धार्मिक चैनल नहीं है। आप धर्म पे जरूर चर्चा कीजिए, इसकी बहुत जरूरत है। आस्था चैनल है और चैनल है जहां पे आप ये चर्चाएं कीजिए। यहाँ पे देश के एक्चुअल काम की, बुनियादी काम की चर्चा कीजिए। मुझे रिक्वेस्ट होगा कि सब एक्चुअली जहां जहां इनकी सत्ता है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, इन सब पार्टियों की सत्ता है, वहां पे वो बदलाव लाके दिखाएं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लाके दिखाए हैं। थोड़े स्कूल बनाए, थोड़े अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वहां पे बिजली फ्री दें। बिल्कुल जवाब देंगे, प्रेम जी जवाब देंगे। करें। निशांत जी से पहले पूछ लेते हैं, मैं प्रेम जी के पास आता हूं। प्रेम जी मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू जी। ऑफ कोर्स रागनी मैं आऊंगा आपके पास जी। निशांत जी, इंडिया पाकिस्तान का, हनुमान जी का, मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो रिपीट सरकार हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की भी रिपीट सरकार हो गई है, तो भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और ख़ास करके जितने भी ऐसे मुद्दे जो केंद्र और राज्य के बीच में अटक जाते हैं, उसका निवारण लाएं। प्रीति जी से मैं आशा करता हूं कि लोकपाल लाएं। ये सारी चीज़ों को अब अमल में लाएं। बाकी नूरा कुश्ती तो चलती रहेगी, वो तो हमें पता है। नूरा कुश्ती चलती रहेगी, आपका कहना है कि नूरा कुश्ती चलती रहेगी। जी प्रेम जी, अब आपके पास आता हूं जी। जी जी, ये कोई नूर, यहाँ पर जो प्रीति जी ने कहा, कृपा करके उन्होंने कहा कि ये संस्कृत और आस्था चैनल पे दिखाया जाए, तो क्या केजरीवाल को संस्कृत और आस्था चैनल लेकर जाना चाहिए था? तो न्यूज 18 इंडिया
ये उनके हनुमान मंदिर की यात्रा को दिखा रहा है। प्रेम क्या न्यूज 18 इंडिया गलत काम कर रहा है? आस्था और संस्कार चैनल वहां जाना चाहिए, न्यूज 18 इंडिया को जो है उनका कवरेज करने। ये भी एक देखने लायक बात है कि जिन्हें लोकसभा में 26% वोट मिले, उनको अब 6% भी वोट नहीं मिलते हैं। तो दिल्ली के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटक रहा। भारतीय जनता पार्टी के वोट भी बढ़े हैं, सीट भी बढ़ी है, हम आगे और भी बढ़ेंगे। आप अपने हाथ में लड्डू लिए हुए हैं। जी 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 प्रेम जी, आप जी प्रेम जी आप बोल लेते कुछ। जी 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 प्रेम जी। नहीं, प्रीति जी ने कहा कि आप इस चैनल पर, प्रीति जी ने कहा कि आप इस चैनल पर धर्म की चर्चा ना करें। तो केजरीवाल जी की जो हनुमान मंदिर की यात्रा है उसको न्यूज 18 इंडिया ना दिखाए, उसको आस्था, संस्कार, दिशा इस तरह के चैनल ही दिखाएं। क्या ये कहना चाह रही? देखिए आप जो है नेता, जिस तरह का, अगर राहुल गांधी जी द्वारकाधीश जाएंगे तो वो भी दिखाया जाएगा, काशी विश्वेश्वर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाएंगे तो वो भी दिखाया जाएगा, और अगर आप हनुमान मंदिर का दर्शन करने जाएंगे वो भी दिखाया जाएगा, उस पर चर्चा भी होगी। तो इस चर्चा से भागिए मत, ये चर्चा है स्वाभाविक तौर पर जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है, जो जिसमें भी समाचार का अंश दिखाई देता है, समाचार चैनल उसको दिखाते हैं, उस पर चर्चा होती है, हर कोई इस विमर्श में शामिल होता है। लेकिन वो सवाल इनसे आपसे ये पूछा गया था कि अब आप जो है ठीक है चर्चा करें, लेकिन अब आप विकास पर चर्चा करें, विकास पे बात करें। जी जी विकास पे चर्चा कर रहे हैं साहब, हम तो पूछ रहे थे कि अब आपसे कहा गया कि जहां होगा 5 वर्ष में 11 प्रदेशों में वो काम करके दिखाएं जो हमने दिल्ली में किया है। स्वच्छ जल सवाल आपसे सीधा पूछा गया था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ स्वच्छ जल, मैं तो वही उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम अब 5000 विद्यालयों का निर्माण आप कर देगी जो नहीं कर पाई थी। अब जो है स्वच्छ जल जो है दिल्ली को मुहैया करा देगी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को कर देगी, ये सब चीजें करेगी। अब तक नहीं किया तो भाई प्रदूषण मुक्त हुई क्या दिल्ली? दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा नहीं क्या? सबसे ज्यादा जो है सांस की तकलीफ दिल्ली वासियों को हुई, ये सत्य नहीं है क्या? और इसके लिए विकास करने की कमी क्या जिम्मेदार नहीं है क्या? हमने तो पेरिफेरल रोड बनाकर दिल्ली को जो है वो प्रदूषण मुक्त करने का जो हमारा संकल्प था उसमें योगदान किया। इन्होंने प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या किया? आप पहले हरियाणा में परली तो रोक देते, केजरीवाल ने उसकी तारीफ की। तो आप लगता है दिल्ली में रहते नहीं है इसलिए आपने सोचा नहीं कि हरियाणा में परली का जलना रोक देते। लो सिर्फ परली के जलने से नहीं हो रहा है जी। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरह की दिल्ली की सड़कें, ये तो एक अलग ही क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, सारी स्थितियों को भी लोग जानते हैं। ये एक अलग ही किस्म के क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। रागनी जी। प्रतीक जी देखिए, आज भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की तू में देखकर ये लगता नहीं कि इनकी राजनीति विवाद पर आधारित ना होकर संवाद पर आधारित होगी। देखिए, जब शीला जी ने 15 साल सरकार चलाई तो उसमें से 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी और हमने एलजी का नाम तक नहीं सुना। जहां चाह वहां राह, समाधान निकालने से ही समाधान निकलता है और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। तो ये इन दोनों दलों को जनता ने आज ये यहाँ पर प्रण लेकर जाना चाहिए कि आगे दिल्ली की समस्याओं पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने तो ये छोटी सी गुजारिश की, उस पर भी इनकी सहमति नहीं बन रही है। अगर ये चाहें तो मिलकर 15 लाख सीसीटीवी कैमरा भी लग सकते हैं, 2 लाख शौचालय भी बन सकते हैं, 500 नए स्कूल भी बन सकते हैं, महिला सुरक्षा पे भी काम हो सकता है और इसी के साथ साथ दिल्ली का वायु प्रदूषण भी कम हो सकता है। पर अगर ये दोनों पार्टियां सिर्फ टकराव की राजनीति करती रहेंगी, एक दूसरे की लकीर को छोटा करने की राजनीति करती रहेंगी, सवाल सीधा ये है, 5 साल हुआ तो आगे भी दिल्ली में विकास नहीं होगा। और कितना विकास हुआ है आप हमें बताएं कि आपकी राजनीति क्या राजनीति है? जो विकास की राय आप हमें यहाँ दे रही हैं, आप वो पंजाब में करवा दें। पंजाब में 1.5 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए हैं। उलाहना देती रही। आप ये सब लागू राजस्थान में करवा दें, मध्य प्रदेश में करवा दें। जनता के जनादेश को आज आप अपनी पार्टी को सुधारें और अपने राज्यों में थोड़ा काम करके दिखा दें। कह दीजिए कि जन लोकपाल बिल हम पारित कर देंगे, कि स्वराज बिल हम पारित कर देंगे। मैं भी दिल्ली की निवासी हूं और मैं भी चाहती हूं कि जन लोकपाल बिल आए, लेकिन आ तो तभी सकता है ना जब ये दोनों उस बात को स्वीकार करें और एक साथ काम करने के लिए हाथ मिलाएं। सलमान, दिक्कत क्या है कि आप बात कह रहे हैं
बात सुनी क्यों नहीं जा पा रही, वो वहां तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? दिक्कत क्या है कांग्रेस? क्योंकि आप कह रहे हैं हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हम उस तरफ खड़े हैं राजनीति के जो कि कठिन राजनीति है, हम लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े, लेकिन बात वहां तक कन्वे क्यों नहीं हो पा रही जनता तक, अब वो ट्रांसलेट क्यों नहीं होती? प्रतीक जी, आपको मैं एक सवाल क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस भी वैसा ही व्यक्ति खड़े करे? कांग्रेस एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है जिसको सब लोगों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेस ने कहीं भी ये लफ्ज यूज नहीं किया कि हम हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या कोई भी। कांग्रेस जो है, चाहे आम आदमी पार्टी ने भी कहीं भी धर्म की बात नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो खतरा इस मुल्क को है पोलराइजेशन का है, जो 2014 से स्टार्ट हुआ और तब से आज तक कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं उठाई, कोई भी बेरोजगारी पे बात नहीं करता, कोई भी किसानों के कंपनसेशन की बात नहीं करता, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, कश्मीर की बात करता है। तो ये ताकतें जो हैं, जो इस देश में नफरत फैला रही हैं, इसको कांग्रेस में भी हो या कोई और पार्टियां हो, चाहे रीजनल पार्टीज हैं, जो सेकुलर आइडियोलॉजीज में बिलीव करती हैं, उनको एक होने की जरूरत है, तभी हम फैसिज्म नीतू डबास हमारे साथ जुड़ रही है। नीतू डबास हमारे साथ जुड़ रही है और सबसे उन्होंने कहा सलमान ने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पोलराइज करने की जो राजनीति का जो ट्रेंड है वो सबसे बड़ा घातक है। वो क्या आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस भी वही काम करे? नीतू हमसे जुड़ रही हैं अब। हाँ प्रतीक जी, मुझे पूरा सवाल आपका समझ में नहीं आया, एक बार आप सवाल दोहरा देंगे क्या? मैं सवाल दोहरा देता हूं। सलमान जो मौजूद है हमारे साथ, पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा जो इस वक्त मौजूद है वो ये है पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरा है इस वक्त। देखिए जो इन्होंने तर्क दिया है, मैं वही बात, यानी कि कुल मिलाकर वो शाहीन बाग की और जो पोलराइजेशन की बात है, देखिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं फिर से कह रही हूं कि शाहीन बाग का मुद्दा तब तक नहीं था जब तक मणिशंकर अय्यर जी वहां पर पहुंचते नहीं हैं और उन वहां पर जो लोग बैठे हैं उनको जो है वहां पर खुले जो देश के चयनित प्रधानमंत्री हैं उनको संवैधानिक जो प्रधानमंत्री उनको कहते कि कातिल कौन है, तब तक शाहीन बाग मुद्दा नहीं बना था। उसके बाद ये मुद्दा बनता है जब आम आदमी पार्टी के शर्जिल इमाम के साथ अमानतुल्लाह खां जो मंच शेयर करते हैं और वो शर्जिल इमाम जैसे लोगों को वहां पर मंच दिया जाता है जो कि कहता है कि भारत को जो है नॉर्थ ईस्ट से अलग कर दिया जाना, इस प्रकार की जब योजनाएं बनती है, या अमानतुल्लाह खां का जो एक मुस्लिम पोलराइजेशन के, आपको मुझे याद है शाहीन बाग में तो बीजेपी जो है बहुत पीछे है। शाहीन बाग जो ओखला सीट है, आप तो लाखों के वोटों से हार गए वहां। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, आज अगर आप ये हार जीत पर विश्लेषण कर रहे हैं तो मैं ये कहती हूं कि जो महिलाएं हैं, उन्हीं महिलाओं को मोदी जी ने कहा कि वो मेरी बहनें हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। क्या शाहीन बाग की महिलाएं पाकिस्तान की हैं? बताइए। वो बांग्लादेश से वो भारत की है, भारत की नागरिक है, तो क्या लेकिन दिक्कत वहां है? पर हमने तो दावत दी मोदी जी को भी कि आप आइए, बात करिए। जब आप बताऊंगी भाई साहब, आज आप जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को बोलने नहीं देंगे। आप जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी को बोलने नहीं देंगे। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ हार जीत की बात नहीं है, यहाँ बात जो है, अगर सीए का मुद्दा है, आपकी पार्टी के साथ जो नीतीश कुमार जी बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये कानून बिहार में इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। आप पहले बताइए कि वो क्यों नहीं आपकी बात मान रहे हैं? क्या वो शाहीन बाग के हैं? क्या वो मुसलमान हैं? पहले वो तो आपने आपके अलायंस पार्टनर उठाया है। आपने देखिए, आप अपने मेरे मुंह पे शब्द रखने की कोशिश करेंगे कि क्या महिलाएं पाकिस्तान की है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि वो भारत की नागरिक हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठते हैं कि जब वहां पर सिलेक्टिव लोगों को मंच दिया जाता है तो आप वो अपनी बहन को बोलेंगे कि वो पैसा लेती है। आपने अपनी बहन को बोला कि वो पैसा लेती है। नीतू जो जीते हैं उनकी आवाज सुनाते हैं। विवेक यादव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जुड़ रहे हैं, बात रखने का मौका नहीं जो जीते हैं मैं उनकी आवाज सुनाता हूँ, जो जीते हैं उनकी आवाज। विवेक जी बहस में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, सवाल आपने सुना कि सबसे बड़ा खतरा उन्होंने बताया कि जी बोलिए। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि दिल्ली में जो आज एक जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, तीसरी बार
सरकार बनने जा रही है वो एक नए तरह की राजनीति, जिसको अरविंद केजरीवाल जी शुरू से कहते थे कि मैं राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आया हूँ, उन्होंने राजनीति को बदला है। अब राजनीति हवा में नहीं होगी, राजनीति नफरत के आधार पर नहीं होगी, राजनीति विभाजन के आधार पर नहीं होगी, राजनीति जोड़ने से होगी, राजनीति विकास की होगी। दिल्ली के लोगों ने इसमें मोहर लगाई है और नफरत की हद कहाँ तक पहुँच गई कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का अगर बड़ा बेटा हूँ, परिवार के बड़े बेटे का रोल मैंने अदा किया है, आप मुझे वोट दें, मैंने विकास किया, आप मुझे वोट दें। दूसरी तरफ उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको तरह तरह से गालियाँ दी जाती हैं। दिल्ली की जनता में बहुत आक्रोश था और वो आक्रोश परिणित हुआ है। ये जो 67 अभी 63 सीटें आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और मुझे लगता है कि हो सकता है एक आध सीट अभी इसमें और जीतने की स्थिति में होगी। तो ये दिल्ली की जनता का आक्रोश, इसे भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये लोग भी देश के लोग हैं, इनको भी हम इज्जत करते हैं, ये लोग भी अपने ही लोग हैं। कोई मतलब ये हमको गाली दे सकते हैं, हमारे नेता को कह सकते हैं आतंकवादी है, हमारे नेता को कह सकते हैं दूसरे देश का एजेंट है, लेकिन हम तो मानते हैं कि ये देश के लोग हैं। इनको लेकिन इस हार से इनको सबक लेने की जरूरत है। जी वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, आपकी बदली हुई राजनीति को ये लोग समझ नहीं पाए, या जो बदल रही थी राजनीति उसको नहीं समझ पाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब इनको बताना पड़ेगा कि ये विकास के मॉडल पे करने क्या जा रहे हैं, ये क्या करेंगे आगे चल करके, विकास कैसे करेंगे। लोग समझना चाहते हैं उनका क्या भला है, उनकी तरक्की किस बात में है। नीतू जी, प्रतीक जी, मैं उम्मीद करूंगी कि कोई भी प्रवक्ता बीच में मुझे टोकेगा नहीं। पहले मैं जवाब देना चाहूंगी कि जीत की बधाई है, आपने बहुत अच्छी जीत दिल्ली में दर्ज की है, तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात मैं कहूंगी कि पहले जो सवाल खड़े थे वो आज भी खड़े हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई है, इसका कारण इसका मतलब ये नहीं है कि जो शाहीन बाग से पश्चिम जो खड़े हुए थे कि वहां पर सिलेक्टिव लोगों को मंच दिया गया, वहां से जिन्ना वाली पाकिस्तान की आजादी की मांग उठती है या भारत को तोड़ने की योजनाएं बनती है, वो सवाल थे, वो फैक्ट है, वो वीडियो है, वो वहां पर हुआ है और वो सवाल आज भी खड़े हैं। और उसमें संजय सिंह जी का, इससे आप बोलिए, जिन्ना को भी लाइए, इमरान खान को भी लाइए, जिसको भी लाना है लाइए, इससे फायदा होगा भाई साहब, वो मुद्दा विपक्ष को फायदा होगा। पूरे देश की जनता जो है समझ चुकी है कि आपकी सेटिंग पाकिस्तान के साथ है, तभी जो है पाकिस्तान को आप क्लीन चिट देते हैं, तभी पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं बिना पूछे। आपकी मिली भगत है, हमले जो है सिर्फ चुनाव के वक्त देखिए मैं बड़ी आसानी से समझा देता हूं, लेकिन मैं इस प्रकार के डिबेट में मैं नहीं भागीदार कर पाऊंगी अगर वो बीच में बार बार बोलेंगे और टोकिएगा नहीं। प्रतीक जी, पहले भी उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब देने लगी, फिर बीच में चुप कर आ गई। ये तरीका नहीं है प्रतीक जी। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी लीजिए। आप चाहेंगे कि मैं आपके अनुसार जवाब दूं? जीना आप समझिए, जीना और जिन्ना में कितना अंतर है। अगर आप में ताकत है, आप केस फाइल करिए ना, जेल में डालिए उनको जिसने बोला जिन्ना की आजादी। क्यों नहीं? आप सरकार में मत करिए, अभी पीछे बैठे यहाँ चिल्ला रहे टीवी पे, आप जाइए ना शाहीन बाग पाकिस्तान में। बिल्कुल चार्जशीट तैयार होगी और जो लोग दोषी होंगे उनको जेल भी 10 साल के बाद होगी। चिदम्बरम जी अभी जेल से आए हैं, जिन्ना करते, लालू प्रसाद यादव को भी तैयार जेल की उनकी सारा एक एक चीजों को इकट्ठा करने में समय लगा, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगा और समय जिनको ये नहीं पता जीना और जिन्ना में कितना फर्क है वो बोलेंगे चार्जशीट में क्या लिखा है, जीना लिखा है जिन्ना। जी, मैं नीतू और सलमान दोनों को रोकना चाहता हूं। ये जो बदली हुई राजनीति का जिक्र कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विवेक, जो हमारे साथ लगातार मौजूद है, जब बहस हो रही थी तो वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। और ये जो मुस्कुराने वाली राजनीति है, यही शायद चेंज ऑफ पॉलिटिक्स है, यही शायद बदली हुई राजनीति है, जो दोनों को तो बहस में देखते हैं और खुद मुस्कुराते हैं। यानी कि देखो भाई, काम की बात तो ये थी, हमने करके दिखा दिया। विवेक यादव जी। नहीं प्रतीक जी, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि शायद अब इनको सबक लेना चाहिए। देश को बहुत आगे ले जाना है। देखिए दूसरे देश कहाँ पहुँच चुके हैं और हम किस बहस में उलझे हुए हैं। केंद्र की सरकार आपके पास है, होम गृह मंत्री जी आपके हाथ में है, आपकी सरकार में है, दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में, कानून व्यवस्था आपके हाथ में। मैं ये कहता हूँ कुछ गलत अगर हो रहा है तो आप उसको मुद्दा चुनाव का बनाएंगे या उस पर आप सजा देंगे किसी को। वाकई में हमारे नेता ने भी कहा कि अगर हमारा कोई आदमी गलत करता है तो उसको डबल सजा दी, दुगनी। लेकिन इसको केवल प्रचार करके, नफरत फैला करके राजनीति नहीं हो सकती, इससे देश का नुकसान होता है। अगर वाकई आप देश का भला चाहते हैं। दूसरा, आप कहते हो मुसलमान देश में अराजकता फैला रहा है, हिंदू खतरे में, आप क्यों बैठे हो? आपको लोगों ने पावर क्यों दी है? आप कहते हो पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, यहाँ के लोग जो कर रहे हैं उससे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? ताकत तो सारी आपके पास है। मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों पर जनता समझ चुकी है
कि आप केवल ब्लेम गेम करते हैं, आप लोगों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के मुंह में अपनी बात डालते हैं। जैसे अभी ये बहन कह रही थी कि आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अरविंद केजरीवाल जी के पीछे तमाम सारे टैग लगा देना कि इसके सबूत मांगे, उसके सबूत मांगे। जनता को सब समझ आ गया कि कौन क्या कर रहा है। कोई सबूत नहीं मांगा गया, कोई कुछ नहीं कहा गया। पूरे समय आम आदमी पार्टी अपने प्रचार का जो उनका आधार था हमारा, वो केवल विकास था कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया। दूसरा, छद्म राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। अब राष्ट्र को मजबूत करने का जो राष्ट्र धर्म है वो राष्ट्र को मजबूत करने से चलता है। और राष्ट्र मजबूत कब होगा? जब देश का नागरिक मजबूत होगा, देश का नागरिक शिक्षित होगा, उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, तब लोग मजबूत होंगे। लोग मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। लोगों को आपस में लड़ा के राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा आम आदमी पार्टी ने गढ़ी है, अब इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये इनकी मजबूरी, वरना जनता ऐसी नकार देगी इनको सब जगह से। जी नीतू जी, पहले मैं विवेक जी से एक सवाल करती हूँ। मैं दिल्ली की वासी हूँ, दिल्ली की निवासी हूँ, पली बड़ी यहीं पर, पढ़ाई सब कुछ मैंने किया है। आज मंगलवार का दिन है, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी हनुमान जी का दर्शन करके हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप जो है हनुमान जी को साक्षी मानकर एक बात बता दीजिए भाई साहब, जो आपने 70 वायदे किए थे, क्या आप 500 स्कूल दे पाए इस दिल्ली को? क्या आप 20 जो कॉलेजेस आपने वायदे किए थे दे पाए हैं? क्या आप वाईफाई लगा पाए हैं? क्या आप जो 5 लाख बसों की 5,000 बसों की बात की थी, क्या दे पाए हैं? क्या ये चीजें हट जाएंगी? क्या आम आदमी पार्टी ने ये वायदे किए थे और लैंडस्लाइड विक्ट्री आपको 2015 में मिली थी, और ये प्रश्न आज भी खड़े हैं 5 साल के बाद। और मैं उम्मीद करूंगी कि आम आदमी पार्टी आने वाले 5 सालों में जवाब दे दूं। बिल्कुल जवाब दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए जवाब। आरोप लगाने की बजाय अब मजबूती से काम करेंगे। जल्दी जवाब दे दीजिए। हाँ, अच्छा, अब मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि हमें कम बोलने का दे रहे हैं लोगों। पूरा जवाब ठीक बात नहीं है। आपने तो सवा महीना बोला है। नहीं, सवा महीना बोला, सबने सुना भी तो है, खूब सुना। अब मेरा जवाब ले लीजिए। आपको मैंने बिल्कुल कई सारी बातें रखी, मैं अभी कई विषय और रखना चाहती थी। आप रुकिए, मैं मेरा जवाब ले लीजिए। आम आदमी पार्टी का दिन है, कोई बात नहीं, आज आम आदमी पार्टी का दिन है, उनके प्रवक्ता बोले, कोई समस्या नहीं है, बोलने दीजिए। नहीं, मेरे साथ नहीं, हिंदुस्तान का दिन है, हिंदुस्तानियों का दिन है, हिंदुस्तान के जश्न मनाने का दिन है, आम आदमी पार्टी का दिन नहीं है। ये देश के लोगों के जश्न मनाने का दिन है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है। आप दिल्ली में चुनाव जीते हैं मैडम, आप बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था। आपकी क्या हालत हुई थी, मुझे बोलने दीजिए। और अरविंद केजरीवाल जी गंगा की डुबकी लगाने भी गए थे, वहाँ क्या हाल हुआ था वो भी एक मान कर चलिए। एमसीडी में आपका क्या हाल हुआ वो भी जानते हैं। आपको ले डूबा है, अभी भी सीख लीजिए। पार्टी रही है, इतना अभिमान भी ठीक नहीं है कि बस पूरे देश का जश्न है, हिंदुस्तान का जश्न है। अभिमान तो आपका है मैडम, आप बोलने भी नहीं दे रही हैं। चुनाव पर ही रहिए, वहीं की बात करिए। हाँ, नहीं, आप ही नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं तो आपको तो बहुत समय दे रहे हैं। मैं दिल्ली जी, कोई बात नहीं, आप लोगों का दिन है, बोलिए। अब मैं बोल लूं जहाँ पे छोड़ा है इन्होंने आपको। कह रहा था, मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है। विवेक जी, मैं आपको इन्होंने छोड़ा है, जी, वहाँ से सिर्फ एक ही रास्ता खुलता है, मैं वहीं से बात रास्ते का नाम है ब्रेक। नहीं, मैं वहीं से बात करता हूँ। उस रास्ते का नाम है ब्रेक, तो मुझे तो ब्रेक लेना पड़ेगा। नीतू जी, मैं आता हूँ, आपने बोला ही नहीं कुछ, अभी आपको फिर से बुलवाना है। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, वेलकम बैक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं स्वागत करता 92.7 बिग एफएम से जस्सी आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने हमारी कैंपेन में आप शरीक हुई थी हमारे साथ, जब मैं बराबर जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो आप लगातार आप लोग आ रहे थे और आप लोगों से अपील भी कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। और कुछ शिकायत रह गई क्या, कुछ मामला अधूरा रह गया? सबसे पहले तो यही शिकायत है, और बहुत से दिल्ली वालों से है, कि हमारा जो वोटर टर्नआउट रहा इस बार, हाँ, शर्मनाक। मतलब जब आप शेमफुल इसलिए क्योंकि जब आप देश की राजधानी में रहते हैं, वोट डालने, शर्म की बात है, पढ़े लिखे छुट्टी मनाने चले गए, वोट डालने नहीं आए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बहुत दर्द होता है कि वो लोग निकले जिनको मुफ्त राइड मिला था, महिलाएं निकली, 200 जिनका यूनिट जिनको बिजली मिली थी वो निकले, लेकिन पढ़े लिखे लोगों कब निकलोगे, कब डेमोक्रेसी को समझोगे, जब देश को समझोगे, दिल्ली के हित को समझोगे। लेकिन एक बात है जस्सी, एक बात है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे शोज में अक्सर शरीक होती हैं,
निकला तो, लेकिन दर्द भी धीरे धीरे निकल रहा है आपका भी। वाजे हो रहा है, साफ हो रहा है। लेकिन जस्सी कुछ कहना चाह रही थी। देखिए वो मुद्दे तो अब रहेंगे, वो मुद्दे हम लगातार अब 5 साल तक बातें करते रहिए, तमाम सारे मुद्दे। लेकिन जस्सी वांट टू से मैं यही कहूंगी कि अब रिजल्ट आ गया है। हाँ। अब कई सवाल और भी उठेंगे। जी जी जी। अभी तक ईवीएम कोई लाया कि नहीं मैं जानती नहीं, लेकिन ये आएगा। हाँ हाँ। फिर क्या वादे पिछली बार पूरे हुए थे कि नहीं, वो आएगा। जी 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 जी। फिर कई ऐसे हैं नहीं, जैसे आपने अच्छा याद दिलाया, वो ईवीएम वाला भी मुद्दा था। ईवीएम वाला मुद्दा कोई पूछ रहा था यहाँ पे। जी जी हाँ जी, क्या कह रहे थे? ये अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा था कि ईवीएम में बड़ा घोटाला, तो अभी भी घोटाला तो नहीं हो गया, ये पूछना था। चलो अब कुछ ऐसा एक चीज और भी करते हैं, मगर ये सवाल जैसे पूछने को तो पूछा जा सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो भूल जाते हैं, अब क्या है, आगे बढ़ा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। मगर यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मगर रिजल्ट जब आ जाता है ना, हाँ, तो पीछे मुड़ के नहीं, आगे की साइड देखा जाता है। तो अब जो है, हाँ, वो बात दिल्ली की होनी चाहिए, हाँ, ना कि इसकी के क्या नहीं हुआ। अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर आप जेन्युइनली, हाँ, बड़े बड़े हम टर्म्स आजकल यूज करते हैं इस देश में, देशभक्ति, हाँ, है ना। जस्सी ने जहां तक इशारा खींच दिया है, मुझे लगता है बहस में फिर से चले जाते हैं। आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रामकृपाल जी वांट टू ऐड समथिंग, कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं केवल एक बात ये कह रहा था कि आज का निश्चित रूप से बधाई दी जानी चाहिए आप पार्टी को। उसने लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी ने रिपीट किया है। हाँ। लेकिन एक चीज प्रदीप जी, कई बार होता है कि उपलब्धियों का उत्सव मनाने के जद्दोजहद में कई बातें मतलब लोग भूल जाते हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, हाँ, यहाँ से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का करीब करीब 10 साल से बाहर हो जाना, ये राष्ट्रीय पार्टियों को सोचना चाहिए। बीजेपी के लिए एक सुकून की बात यह है कि वो पिछले बार के वोट परसेंट से उसका वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का हाशिए पर चला जाना, बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाना, कांग्रेस का चर्चा से बाहर हो जाना। देखिए, हार जीत बड़ी चीज नहीं होती प्रतीक जी, लेकिन आप डिबेट से बाहर हो जाएं, ये बहुत दुखद है। और मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है कि जिसके दौर में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए दिल्ली में, तीन टर्म जो पार्टी रही, आज वो 4 या 5% पर सिमट के रह गई है। ये मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। शेषराज जी कुछ कह रहे थे मुझसे ब्रेक में, पूछना चाह रहे थे कि ये पता करिए प्रतीक जी, आप तो 67 का जमानत जब्त हो गई, ये पता करिए एक बच्ची किसकी, कुछ कह रहे थे ना आप हमसे? हाँ, लगता है किसी की नहीं बची है। लगता है कांग्रेस में किसी की नहीं बची, लेकिन 2 लोगों की जमानत बची। नहीं, एक बात मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें 2 लोगों की जमानत। चलो मुबारकबाद उनको दे दो, 2 की बची है। मेरी तरफ से उनको, मेरी तरफ से मुबारक। नहीं सुनिए, Sometimes you have to lose small battles to win the war. मतलब कहने का ये है कि ठीक है, हार जीत होती है। जहां कांग्रेस की कोताही हुई उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। कांग्रेस की अभी भी काफी राज्यों में सरकारें हैं, चल रही है, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन ये जो नफरत की राजनीति है, इस पे रोक लगनी चाहिए। आप काम की बात करिए, जहां कांग्रेस जो है काम नहीं कर पाई, आप उसको हराइए, डेमोक्रेसी है। आप केजरीवाल काम नहीं कर रही, आप उसको हराइए। लेकिन ऐसा सवाल करना कि देश का जो चीफ मिनिस्टर है वो आतंकवादी है, ये पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, ये राजनीति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। आज दिल्ली वालों ने ये बता दिया कि दिल्ली वाले जो हैं दिल वाले हैं। क्या बात है। नीतू हमारे साथ आरजे जस्सी भी मौजूद हैं और उनका भी स्वागत है स्टूडियो में। लगातार कैंपेन करती रही हमारे साथ, हमारे चैनल का न्यूज़ 18 के साथ, और ये कहती रही कि भाई वोट डालना है, वो तो बात अलग है, नहीं हुई तो चलती रहे 5 साल आगे लगातार आप लोग कोशिश करेंगे वोट यार जी सर, और कोशिश करेंगे कि ये पहुंच जाए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी तो पड़ गए तो हाँ जी, ये तो सर सही बात आपने कही। नहीं तो लेकिन जैसा अभी सलमान ने बोला और बहुत क्लियर कट बोला उन्होंने कि शायद ये कहीं ये भारी पड़ गया कि आतंकवादी कहना, तमाम सारे वो मुद्दे उठा देना जिसकी शायद जरूरत नहीं थी चुनाव में, वो कहीं ना कहीं वो भारी पड़े। ये बात लगातार निकल के सामने आ रही है। जी नीतू। प्रतीक जी, जब भी कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके जीतने के भी तमाम कारण होते हैं, सिर्फ एकमात्र कारण नहीं होता। और जब भी कोई पार्टी हारती है तो उसके कई कारण होते हैं, एक कारण उसमें हम नहीं गिना सकते। हाँ, हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी ने जैसे ये शब्दों का प्रयोग हुआ, हमने जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय आया और तुरंत हमारी पार्टी किसी भी नेता के साथ खड़ी नहीं हुई, उनको बायकॉट किया और हमने जो है कहा।
दूसरी बात मैं कहूँगी, लेकिन इसी चुनाव के दौरान जो है मुझे इस बात में बड़ा प्राउड है कि हमारी 70 सीटों पे एकदम साफ छवि के उम्मीदवार लड़े हैं। आज आप कहेंगे मैं अमानतुल्लाह खां का नाम लूंगी तो आप कहेंगे कि चुनाव तो जीत चुके हैं, क्योंकि चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन सवाल वही खड़े होंगे। चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने भी जो है पोलराइजेशन करने में, मुसलमानों के पोलराइजेशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भी सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग करने में कहीं छोड़ा था। उन्होंने भी शर्जील इमाम जी के साथ जो है स्टेज पर शेयर किया। पाकिस्तान किसने कहा? हाँ, मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैंने कहा, और मैं प्रवक्ता होने के नाते मैं उनके शब्दों को हमने पहले भी कंडेम किया। तमाम डिबेट्स में मैंने पहले भी कंडेम किया कि हमारी विवेक जी, आपको पिछली बार भी मौका नहीं मिला था। विवेक जी, हो रही है, विवेक जी, मैं आपको बुलाना चाहता हूं। विवेक जी, पर हमारे बिल्कुल साफ छवि के चुनाव लड़े और बहुत अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ा है। किया जाए विवेक जी। जी जी प्रतीक जी, मैं बहुत देर से ये सब सुन रहा हूँ। मुझे आज जीत की खुशी के साथ साथ कुछ दुख भी है। दुख ये है कि इतना गंभीर मैसेज दिया है, इतना संजीदा मैसेज दिया है दिल्ली की जनता ने। किस तरह की बातें हो रही हैं, इसका विश्लेषण होना चाहिए था। आप उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। ये बार बार बात हो रही, पढ़े लिखे लोग नहीं निकले। क्या इस दिल्ली में जो वोट परसेंट था 62 पॉइंट समथिंग, ये लोग बिना पढ़े लिखे लोग हैं? दूसरा, ये कहा जा रहा है कि वो फ्री के बहाव में बह गए हैं। क्या दिल्ली के लोगों को इतनी समझ नहीं है? जैसे भी नीतू जी कह रही थी कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, 5 साल में इन्होंने अपने वादे तय किए कि नहीं, पूरे किए या नहीं किए। हनुमान जी की कसम खा के बताते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली के लोगों को आप क्या समझ रहे हैं कि उन लोगों को समझ नहीं है बिल्कुल? उन्होंने कुछ सोचा नहीं होगा कि वोट देने से पहले। दूसरा, मैं फ्री की बात बहुत होती है, हर चीज़ में फ्री की बात होती है कि फ्री दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। उसके लिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कई बार साफ कर चुके हैं कि उस पैसे को हमने बचाया, और बचाने के बाद लोगों को सहूलियत दी है। बुनियादी आवश्यकता जो होती है, बिजली और पानी, चिकित्सा और शिक्षा, इस पर अगर पैसा खर्चा कर रहे हैं तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है पेट का? और दूसरा, फ्री में कोई लुटाया नहीं जा रहा है। भिखारी नहीं है जो लोग फ्री में ले रहे हैं, वो लोग भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स पेयर हैं। मजाक बंद करिए दिल्ली की जनता के साथ, लोगों के साथ मजाक करना बंद करिए। एमसीडी का चुनाव आ रहा है, वरना औकात बोल लोग फिर बताएंगे आपको। ये मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि किस तरह से अपमानित कर रहे हैं बार बार आप लोग। आगे बात, आगे ये तो ठीक नहीं है। आप उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, आप उनको भिखारी बोल रहे हैं, वो भी टैक्स पेयर है, वो भी टैक्स पेयर है। प्रत्येक जी वो भी टैक्स पेयर है, वो भी टैक्स देते हैं, उनका भी स्वाभिमान है, उनका भी अपना सम्मान है। आप बार-बार उस वोटर ने अगर आपको वोट नहीं दिया, आप उसको अपमानित करेंगे? नहीं, नॉट द वे, ये तरीका नहीं है राजनीति का। बिल्कुल, मुझे मालूम है गुस्सा आ जाता है। देखिए, आज हमारे साथ जवाब देना चाहते हैं, बिल्कुल जवाब दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ 92.7 पिक एफएम से आरजे जस्ती मौजूद है, और वो लगातार हमारे साथ शरीक हैं बातचीत में। नहीं तो आपको जवाब देना चाह रही थी, बिल्कुल जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं इधर। जी बिल्कुल। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा है कि भिखारी बोला जा रहा है। भिखारी हमने तो नहीं बोला, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारी पार्टी की तरफ से तो नहीं हुआ है। आपने किसके प्रश्न में ये उत्तर दिया है, ऐसा आप देखिएगा। दूसरी बात है, हाँ, आप लोगों ने काम किया है। पिछले 4 साल में आपने बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन आखिरी 6 महीने में आपने मुफ्त की योजनाएं बांटनी शुरू की, जिसना आकर्षण हुआ है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि मैं भी दिल्ली की निवासी और मैं भी जानती हूँ कि जो दिल्ली का जो बिजली बोर्ड है, वो तो आप मानते हैं ना कि वो प्राइवेटाइजेशन है। तो आप जो दिल्ली की टैक्स पे करती है, जो जनता टैक्स पे करती है, उसी टैक्स को आप उस कंपनी को दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने फ्री कर दिया। देखिए, एकमात्र ऐसी योजना जो दिल्ली की बिजली विभाग के लिए जो चलाई गई, लोगों को सहूलियत देने के लिए चलाएगी, कि फ्री, जिसका नाम भी कोई नहीं था, मतलब योजना को ही फ्री बना दिया गया। लेकिन इसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कमर्शियल मीटर्स पे उतना ही प्रेशर आप लोगों ने डाला है। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी, इसी बिजली विभाग के कट की बात लेकर अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक पूरी फाइल बनाई थी, 1300 लगभग पेजों की फाइल थी, जिसमें इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था कि 600 करोड़ का कट है। आज तो आपकी सरकार 2500 करोड़ उस कंपनी को दे रही है। पहली बात, वो फ्री कैसे हो गया? दूसरी बात, वो तो जनता का ही। और तीसरा सवाल ये बनता है कि आप कितना कट दे रहे हैं। आज जल बोर्ड जो है घाटे में है। ये आकर्षण आपने लोगों ने बनाया, लोगों ने इसको समझा, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बिगड़े इससे पहले मैं बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दी है।
1 मिनट पहले ट्वीट किया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी विवेक जी, अब आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका थोड़ा सा शांत किया, अब आप बोल सकते हैं कुछ। नहीं नहीं, मेरे जो तल्ख शब्द है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मुझे बड़ा ख़राब लगा, इसलिए मैंने इस भाषा में मतलब थोड़ा तल्ख शब्दों में इस्तेमाल, शब्द मेरे ख़राब नहीं थे, थोड़ा उत्तेजना रही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं अगर कोई आहत हुआ हो, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें हमें आकलन करना चाहिए, हम किसी को ब्लेम ना करें। लोगों ने अगर किसी पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो अपना आत्ममंथन करें ना, क्यों नहीं दिया, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता पे, उनकी परख पे, उनकी समझ पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। कल मेरे साथ अगर कुछ होगा, कल जैसे अभी एमसीडी में वोट नहीं मिला, पिछले लोकसभा के चुनाव में हम सारी सीटें हार गए, तो हमने दोष तो नहीं दिया दिल्ली की जनता को, हमने गालियां तो नहीं, गालियां ही हो जाता है। आप कह रही है कि भिखारी नहीं बोला, आपका आशय क्या है? प्रवेश वर्मा जी अगर ये कहते हैं कि मुफ्त के बहाव में बह गई दिल्ली, इसका आशय क्या है? इसको अगर इस भाव को अगर शाब्दिक अर्थ दे दिया जाए, उसका कोई शब्द निकाल दिया जाए, तो वही होता है, भिखारी है। तो मैं केवल बार बार ये कहूंगा, अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी ये कहूंगा कि मुल्क को बहुत आगे ले जाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी हमेशा तत्पर हैं और उनका केवल एक सपना है कि देश आगे बढ़े, उसके लिए वो काम कर रहे हैं और दिल्ली में उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है। आप लोग इसको स्वीकार करिए, सहयोग करिए, देश को आगे ले जाने के लिए। देश के हर दिल्ली के चुनाव में तलखी दिखाई दी वो कुछ कम होगी। मैं आ रहा हूँ, नीतू आ रहा हूँ। तलखी एक एजेंडा ये बनना चाहिए, हम लोगों को बनाना चाहिए, पीपुल ऑफ इंडिया को, कि भैया चुनाव में जो लोग गाली गलौज करेंगे, जो लोग झूठ बोलेंगे, जो लोग बकवास करेंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे, उनका बायकॉट करेंगे, उनके खिलाफ वोट करेंगे। अब ये जो अभी जिस आदमी ने कहा था कि 8 तारीख को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा, वो पीपुल ऑफ इंडिया ही तो सब वोट करने वाले थे। कौन उसमें पाकिस्तान था, कौन हिंदुस्तान था? और उसके खिलाफ उसके एक्शन लेने के बजाय ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अगर अमानतुल्लाह, और ये देखिए जिन्ना वाली आज़ादी के जो नारा है सरासर झूठी तो है, जीने वाली आज़ादी थी वो, हम जानते हैं क्या नारा था वो, मैं तो वहाँ था। तो इस तरह की जो प्रचार कुप्रचार हो रहे हैं, इन पर डेमोक्रेसी में साहब, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बदलती रहती है और उसमें सच जो है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इस पूरा एक बात पूछ रहे, आवाज आ रही थी मेरे बगल में ही, ये जो आरजे आई है वही कह रही थी कि सलमान, वो बल्कि आपसे पूछा जा रही थी कि क्या अब वो खत्म हो जाएगा जो आंदोलन चल रहा है, वो अब शाहीन बाग वाला? हाँ, मैं पूछ लेता हूं। देखिए, वो कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे ट्रिपल तलाक पे फैसला है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ जो सरकार में जो भाजपा के फैसलों के साथ नहीं है, बोलते हैं देशद्रोही हैं, कुछ भी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये मुद्दा जो है, जब तक सरकार का पहले एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन लोगों से बात करें। शाहीन बाग के लोग जो हैं पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, उनसे आप बात करिए, उनके साथ बैठिए, ये सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां के बच्चों को एंश्योर कर सकते हैं। को है फैसला आएगा 17 फरवरी को आएगा, जो भी आएगा उसको हम एक्सेप्ट उससे पहले उठा जा सकता है फैसला, तो आएगा फैसला जो भी आएगा। कोर्ट ने कहा था कि उसको उठा नहीं सकते आप, कोर्ट ने दिया है उठाने वाले। नहीं, एक मिनट, ये कौन है? नहीं, वहां पे एक मिनट, वो शाहीन बाग में जो लड़कियां बैठी हैं, वहां से मर्दों को औकात बताने का भी एक मूवमेंट है कि तुम फैसले हमारे नहीं लोगे। वो कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट का फैसला किया, मैंने नहीं कहा उठाने के लिए। वो महिलाएं खुद अपने फैसले ले रही हैं और बड़े-बड़े लोग महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया, लीडर बनने की कोशिश करते हैं, उनको भगा दिया जाता है। महिलाओं ने ये स्टेटमेंट दिया है, बदतमीजी के खिलाफ भी वो मूवमेंट है। एक महिलाओं ने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके खामखा चौधरी बनने की जरूरत उसमें नहीं है। आप भी चौधरी मत बनिए ना, आप भी चौधरी मत बनिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने नहीं बोला, मैं आप उसके ओनर, मैंने नहीं, मुझ पे सवाल किया, वो उठेगा नहीं उठेगा, सवाल का मैंने, आपने मुझे चौधरी बोला, आप मत करिए, वो फैसला करेंगी। मैंने तो एक राय दी, आपको एक इंटरप्रिटेशन में दे रहा हूं। नहीं, ये बोलना गलत है, महिलाओं के सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने, इसको बंद करने वाले सवाल मुझ पे नहीं है ना। मैं बता रहा हूं, ये गलत बात है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं माने। आप कौन है? मैं कौन? आप कौन है? ये आप कौन है बताइए इसी एटीट्यूड के आप बताइए ना कौन है? महिलाएं मैं तो उनको राय दे रहा हूं, ये महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करिए। इसी मेल शॉविनिस्ट एटीट्यूड के खिलाफ वो आंदोलन है, नहीं आप समझ लीजिए। अरे ये लोग एक यहाँ, अरे मैंने ये बोला वो लड़कियां कहीं नहीं जाती, ये लोग चौधरी मैंने सिर्फ ये कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा औरत को ये लोग गुलाम समझने की जो माइंडसेट है, अरे साहब आपका माइंडसेट क्या है? बने बैठे। मैंने कहा चौधरी बना, आप बीच में उंगली डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उनको देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट करना है।
कौन है आप उनके बिहाफ मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। उनके बिहाफ पे बोलने वाले उनके हैं आप? बिहाफ पे नहीं बोल रहा, मैं उनको अपील कर रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट को मानिए। अब अपील करो, आपको उंगली डालने की जरूरत नहीं थी पहले। ये सही है। देखिए मेरे पास तो एक ही है, मालिक बन जाएंगे। हमारे पास तो एक ही शख्स मौजूद है, उनका नाम है जस्सी, और वो क्या करते हैं कि जब उदासी हो तो उसका सबब बनती है ये और उसको दूर करती है। इतना जो एक्साइटमेंट है ये हमको रेडियो पर नहीं मिलता है, सच कहे तो। और मैंने तो अब तक कुछ किसी का साइड नहीं दिया, ये तक नहीं डिस्क्लोज किया है। नहीं साइड, ये तो साइड का तो पता ही नहीं चलना चाहिए और साइड पता भी नहीं चलेगा। पर वोट तो डाला ना आपने। मैं देखिए यूपी वोटर हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं नोएडा की हूँ, लेकिन एक बात जो मैं कन्वे करना चाहूंगी एक नागरिक के बिहाफ पर, वो बिल्कुल मैं इस आपके माध्यम से कन्वे करना चाहूंगी कि जो नागरिक है ना, उन्हें वाकई में ये बहस, ये बेफिजूल के मसले, इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। वो जो अभी डेमोक्रेसी के एक्चुअली जो ट्रू एसेंस कहते हैं ना, असली में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, वो रिजल्ट के दिन भी दिखना चाहिए। वेरी गुड। जो कि आपने अभी बताया जी कि जो ट्वीट आया है, ये है डेमोक्रेसी का मतलब। और अब जो है वो मुद्दों की बात होनी चाहिए, विमेन सेफ्टी, जिसके बारे में कई बार बात होती है। अगले 5 साल में विमेन सेफ्टी पे काम होना चाहिए। ट्रैफिक कंजेशन अभी तो बहुत इस पर भी डिस्कशन हुआ है, है ना। हाँ जी, सर और न्यू बसेस आनी चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में बस की जो सर्विस कहाँ से आती हैं आप? कम है। कहाँ से? जीटीपी नगर। जीटीपी नगर से, वहाँ बसें कम है। वहाँ पे जो 192 चलते हैं या भी नई बस चली है 61, पूरी ऐसे भर के चलती है, बिल्कुल लटक के चलते हैं वहाँ पे लोग। कंप्लेन भी किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। अरे मेरे बच्चे, ये बात बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सच है। ये मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। हाँ जी, दिल्ली का पानी तो साफ है सर, कहाँ है सर? अच्छा, पूरे टाइम पानी इतना ज्यादा, मेरे पर नाराज मत हो। पानी इतना ज्यादा गंदा आ रहा है कि सर पीने के लिए मेरे को अलग से लाना पड़ता है। जी, मैं देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है विवेक, ये मुद्दे हैं, शायद आप वाकिफ होंगे। एक और बड़ी अहम बात है कि हमारे देश में काम इतना कम होता है कि जरा सा काम करके आप दिल जीत लेते हैं जनता का। क्या बात है विवेक, आप ये तो मानेंगे नहीं, थोड़ा काम करके ज्यादा दिल जीत लिया, थोड़ा काम करके ज्यादा दिल जीत लिया। विवेक, आप सोचिए कि अब लोग कहते हैं कि इतने वादे थे इतने निभाए। जी विवेक, यानी कि पास्ट में शायद उतने भी नहीं निभ रहे थे। जी विवेक, नहीं, बात ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि दिल्ली की जनता ने आकलन किया तो उसमें कहीं ना कहीं सोचा होगा कि हाँ, जो कहा अरविंद केजरीवाल ने करके दिया। लेकिन वो बच्ची जो कह रही थी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ी बेबाकी से इसको स्वीकार भी किया है कि हाँ, बसेस के मामले में काम नहीं हो पाया। वो भी कोई याचिका एक डाली गई थी, जो टेंडरिंग जो हुई थी, जो टेंडर प्रक्रिया हुई थी, उसमें बाधक बनी थी वो याचिका। निश्चित रूप से जो बसों का काम होना था वो नहीं हो पाया। वो अगले 5 साल में वो समस्या भी दूर हो जाएगी। वो वाजिब सवाल है और ये होना चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी चिंतित भी हैं। दूसरा, जो गंदे पानी की शिकायत, हाँ, कहीं कहीं गंदे पानी की शिकायत है। पानी पहुंचा है बहुत एरिया में। जब आप सोचिए कि आज़ादी के 60 और 70 सालों के बाद भी दिल्ली पानी को तरस रही थी, बहुत बड़े क्षेत्र में पानी पहुंचाया है। कहीं कहीं पुरानी पाइपलाइंस हैं, उनमें लीकेज की प्रॉब्लम है, गंदा पानी आ जाता है। इसको लेकर के भी एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है कि आने वाले 5 साल में टोटी से ऐसा पानी। आज तक आप पार्टी ने किसी ने भी नहीं माने गंदा पानी आ रहा है, जब चुनाव जीतने के बाद आज माने हैं, तो इसके लिए माफी मांगेंगे जनता से आप? नहीं, गलत, नहीं, बिल्कुल गलत ये तो विनम्रता के साथ कह रहे हैं। कई कार्यक्रमों में सुनिए ना प्रतीक जी, सुन लीजिए, कई कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कहीं, और ये बात सही भी है, हो सकता है कहीं एक आध दिन गंदा पानी लीकेज की वजह से आ जाता हो, कुछ पुरानी पाइपलाइंस हैं उसमें, लेकिन वो एक जो तमाशा बनाया गया था ना कि दिल्ली भर में गंदा ही पानी आ रहा है, तो वो उसको जनता ने खारिज किया, आपकी मीडिया के लोगों ने खारिज किया। आप लोगों ने कहा गंदी सैंपलिंग हुई थी, गलत सैंपलिंग हुई थी। हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है गंदे पानी की कहीं शिकायत होगी, और है भी थोड़ी बहुत जगह। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है, कहा है हाँ, बहुत सारी पाइपलाइंस बदलने की जरूरत है, उसको आने वाले समय में बदलेंगे। तो ऐसा कोई अहंकार नहीं है कि नहीं सरकार बन गई, हमारा तो सब कुछ ठीक है। आने वाले 5 साल में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। शायद उसके बाद अभी तो नहीं लोगों की समझ में आ रहा है राजनीति का ये नैरेटिव है जो कि सेट हुआ है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। और देखिए, आप पार्टी, एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि काम किया है, हो सकता है कि अपेक्षाओं पर उतना खरे न उतरे हों, सारी चीज़ें न की हों, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि केजरीवाल सरकार काम कर रही है, काम करना चाहती है। मुझे लगता है कि इस तरह का विश्वास अगर मिल रहा है तो एक अच्छी बात है। और जैसा कि अभी कहा गया
कि अब आगे चीज़ों को भूल करके आगे की जितने भी हैं, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बाकी जो अभी लोगों ने कहा कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको किया जाए। एक बात प्रतीक जी मैं कहूँगा जी सर, कि आज के चुनाव ने एक जो वैकल्पिक राजनीति की बात केजरीवाल कह करके आए थे, कहीं न कहीं उसको भी एक मुहर है और राष्ट्रीय पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि कितना निगेटिव और पर्सनल अटैक करके। एक बात समझिए कि सहानुभूति हमेशा बेचारे के साथ होती है। कमजोर और पराजित अपोजिशन पे अपने विपक्षी पर उतना ही हमला कीजिए कि वो कहीं सहानुभूति में न तब्दील हो जाए। मैं नहीं जानता हूं कि इसका कितना फायदा मिला है, लेकिन कहीं न कहीं जो शुरू में आपने कहा था कि नकारात्मक राजनीति, ये बहुत अच्छी बात है कि इस देश में कोई किसी के विरोध में वोट नहीं पड़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसके समर्थन में वोट पड़ रहा है। इस बात का फर्क समझना चाहिए। तो वैकल्पिक राजनीति की जो प्रश्न आपने उठाया है, वो क्या विकल्प बनेंगे? आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल विकल्प हैं, ये भी एक सवाल उठने लगा है और लोग पूछने लगे। शेष नारायण जी, तो है वैकल्पिक राजनीति तो ढूंढनी पड़ेगी, वरना जो जिस तरह की राजनीति, वो चेहरा है नहीं देखो साहब, अब ये जो मौजूदा चेहरे हैं इनमें से किसी को सपोर्ट तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति को वैकल्पिक होना पड़ेगा। डेमोक्रेसी का जो इसेंस है उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, और उसका क्या प्रोसीजर होगा जो आज 200 साल पहले, क्योंकि कभी किताब आजकल मैं पढ़ रहा हूँ उसमें यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो जैसे अब वो इलेक्ट होके आया वो पहलवान डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जिस तरह की भाषा बोलता है क्या वो डेमोक्रेसी की भाषा है? तो इस तरह से डेमोक्रेसी हमेशा इवॉल्व होती रहती है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो डेमोक्रेसी में पीपुल्स का इन्वॉल्वमेंट, अब जैसे जब इनकी आम आदमी पार्टी बनी थी तो पीपुल का इन्वॉल्वमेंट था, सारे लोग नौकरी छोड़ के लग गए और धीरे धीरे लोग खिंच गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ उनके साथ हुई है। कांग्रेस जब आई तो गांधी के साथ पूरा देश, पूरा मुल्क गांधी के साथ था, और उसके बाद जब उसी कांग्रेस के साथ लोग अलग होते गए तो तरह तरह के मूवमेंट्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी में लोगों को इन्वॉल्व करते रहना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, और जो वो नहीं कर पाता वो तानाशाह हो जाता। जी नीतू, मैं जी विवेक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक के ऐड करने के बाद मैं आता हूं नीतू आपके पास। जी विवेक जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि कुछ लोग, बहुत लोग जो नौकरी छोड़ के आए थे वो साथ छोड़ के चले गए। आज भी लोग साथ में हैं, बहुत कुछ लोग चले गए होंगे, कुछ लोगों को दिक्कत होगी वो चले गए होंगे, लेकिन अगर लोग साथ नहीं होते तो आप सोचिए कि इतना बड़ा मैंडेट दोबारा से रिपीट नहीं हो पाता। लोग तो अभी भी साथ हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि व्यक्तिगत कुछ परेशानियां रही हों, कुछ दिक्कत रही हो, इसलिए छोड़ के चले गए। आज भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर देश के लोगों का भरोसा है। लोग दूसरे प्रांतों से भी, विदेशों से भी छोड़ के आते हैं अपना काम, और यहाँ आके लोगों के साथ में सहयोग करते हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लोग अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के चले गए और उसके बाद 63 सीटें आज आम आदमी पार्टी जीत रही है। ये अतिशयोक्ति। जी प्रतीक। प्रतीक जी मैं बोलूं? जी हाँ बोलिए आप ही को पूछ दो। हाँ, जैसे कि हम बहस के लगभग अंतिम पड़ाव में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बन पाएंगे वो तो अगले 5 साल तय करेंगे। कई सवाल पहले भी थे जो हमने उठाए हैं, और एक विपक्ष में एक रचनात्मक भूमिका में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। मैं आज अटल जी को याद करते हुए यही कहूंगी कि क्या हार में क्या जीत में किंचित ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित ना भयभीत में, विजय पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो जनता का निर्णय है, उसको हम स्वीकार करते हैं, और आज हमारे लिए भी मंथन का विषय है। अच्छा, अगर आज मैं आपसे सवाल पूछूं, पार्टी ने नीतू मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या चीज काटना चाहेंगी पूरी कैंपेन से? 1 2 3 4 5 कौन सी चीज है जिनको काटना चाहेंगे कि उसको अगली बार ना आए? तो कौन सी होंगी 5 चीजें? चलिए 3 चीजें बताइए। देखिए प्रतीक जी, देखिए 20 साल से भारतीय जनता पार्टी, लगभग 20-22 साल हो गए हैं हम जो है सरकार में नहीं है। बिल्कुल मैं जवाब दे रही हूँ, उसमें एक कारण नहीं है, कई कारण हो गए, और मुझे लगता है एक जो महत्वपूर्ण कारण है, 3 चीजें क्या नहीं करना चाहेंगे, एक जवाब
जी जी नहीं, करना नहीं चाहेंगे। हमने तो जो किया है वो लेकर गए हैं, उसमें विश्लेषण होगा। अभी क्या करना नहीं चाहेंगे, क्या करेंगे, अभी उस पर तो विश्लेषण होगा कि क्या क्या और करने की जरूरत है। लेकिन एक मुझे जो महत्वपूर्ण कारण अभी दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी समझ पा रही हूँ और कह सकती हूँ कि एक मुख्य चेहरा भी जो है दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल उस तरफ से है तो एक ये एडिशन में इसमें करूंगी। बाकी और जो चीजें हैं उन पर पूरा विश्लेषण होगा। ये बिल्कुल सही बात कही कि एक चेहरा ना होना ये दिक्कत तलब रहा। जी कृष्णन जी। नहीं सही है, उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं, वो जैसा भी चाहें। अब जहाँ तक जनता का सवाल है, उसको तो डिलीवरी चाहिए। आप जो हैं उसके वेलफेयर स्टेट है, अब भारत का वेलफेयर स्टेट है, हर स्टेट गवर्नमेंट पीपुल के वेलफेयर के लिए होती है। जो आप डिलीवरी करिए, आपने एक एजेंडा दिया कि साहब हम ये करेंगे, और उसको आपने, नरेंद्र मोदी ने कहा हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे हर साल, जनता ने विश्वास किया और उसको आपने दिया। अब आप उसको डिलीवर करिए। जाहिर उन्होंने किया होगा 2019 में, फिर उनको मैंडेट मिला। इसी तरह से इनका भी है, इन्होंने भी डिलीवर किया। जो भी इन्होंने किया होगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर टू नो, लेकिन डिलीवर तो करना पड़ेगा। और डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है प्रतीक कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रखें। और जैसे अभी आपने उनसे पूछा तो मैं बता दूं क्या उनको नहीं करना होगा। उनको हिंदू मुस्लिम नहीं करना होगा, हिंदू पाकिस्तान नहीं करना पड़ेगा, धर्म को बात नहीं करना पड़ेगी पॉलिटिक्स में। केजरीवाल ने जिस तरह से मैंने धर्म का उन्होंने उस पर हमला किया, हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ने लगे, तो वो उसको उसी तरह से पढ़े लिखे आदमी की तरह उसको चैलेंज करना पड़ेगा। तो और दूसरा, जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी टैक्स देता है साहब इस देश में, तो उसकी बेसिक इंटेलिजेंस, उसकी विजडम को कभी चैलेंज नहीं करना पड़ेगा कि साहब आप लोगों ने वोट हमको नहीं दिया तो आपकी विजडम को हम चैलेंज करते हैं। केजरीवाल अभी 6 महीने पहले बुरी तरह से हारे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि साहब हम बहुत ही एक्सेप्टेबल हैं। तो हारते सभी हैं, बीजेपी भी हारी, कांग्रेस भी हारी। इसका मतलब ये है कि लोग टामक टोइयां मार रहे हैं, तलाश रहे हैं कि हमारा रहबर कौन बनेगा, हमारा लीडर कौन बनेगा, और सही लीडर की तलाश जारी है। और यही डेमोक्रेसी का ओरिजिनल इसेंस है। देखिए नीतू, आपसे पूछा था सवाल, उसमें से 3 सवाल तो उन्होंने बता दिए बिल्कुल एकदम करेक्ट कि ये 3 चीजें हैं जिसको शायद आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आप ये अवॉइड करेंगी तो शायद जो राजनीति की जो धार बदल रही है उसको आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे। नीतू। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं सर के जो सुजेशन है इन पे विचार मंथन होगा। और एक और जो मैं बात इसमें एडिशन करना चाहूँगी, लेकिन मैं इसको एक राजनीति विश्लेषक के तौर पर भी देख रही हूँ कि एक आज एस्टेब्लिशमेंट और भारतीय राजनीति में हुई है इस दिल्ली चुनाव के द्वारा। जो ये शुरू हुई थी परंपरा फ्री की, जो देने की योजनाओं की जो घोषणाएं होती थी, चुनाव आते ही घोषणाएं होनी है, ये साउथ से हुई थी और ये उत्तर भारत में केजरीवाल जी के द्वारा एक्सपेरिमेंट की गई और वो सफल रही है। इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, क्या बात? एक नया एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने की है। मैं अभी फिलहाल की बात कर रही हूँ, मैं कंटेम्परेरी टाइम की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने इस तरह का एक एस्टैब्लिश किया है, तो ये है। लेकिन हाँ, तमाम मुद्दे हमने उठाए हैं। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में हम मजबूती से उन बातों को रखेंगे, विश्लेषण करेंगे और तमाम विश्लेषण पे काम करके जनता के बीच में दोबारा जाएंगे। देखिए, हम तो 2 लोगों से शुरू हुई पार्टी है, 2 सीटों से शुरू हुई पार्टी है, 303 तक भी पहुंची है। हमने हार ज्यादा दिखी है, जीत जी। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी शुक्रिया कह दिया है प्रधानमंत्री को अभी ट्वीट करके, और उन्होंने और साथ में ये भी कह दिया कि हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे और आपके साथ मिलकर बनाएंगे। तो उन्होंने भी ये बात को कह दिया है, तो उनका भी शुक्रिया कहना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी का बिल्कुल शुक्रिया मैं करती हूँ। मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी ने भी उनको जो है बधाई दी है, बधाई के पात्र भी हैं। एक लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने की है और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत अच्छा काम काज जो अपने वायदे उन्होंने की है उस पर वो खरा उतरे। अभी उन्होंने फिर से कहा है कि पिछली बार भी लंदन बनाने की बात की थी, इस बार वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप करिएगा। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी कि इस बार ये ना कहे कि केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही है। विवेक जी, पूरा सहयोग, पहले भी पूरा सहयोग था, अभी भी सहयोग रहेगा। पहला सहयोग जो रहा वो तो 4.5 साल, बार बार पूछते तो ये लोग कहते थे 4.5 साल तो पहुंच जाए, खुद मुख्यमंत्री प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। आपने सहयोग दिया, नहीं आपने सहयोग दिया, वो बताएंगे, विवेक जी बताएंगे सहयोग 4.5 साल वाला, फिर 6 महीने वाला सहयोग, दोनों सहयोग बताएंगे वो। विवेक जी। नहीं,
मैं तो अपेक्षा करता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कुछ समझेगी, कुछ सीखेगी, लेकिन ठीक है, ये लोग अपना ऐसे ही करते रहें, लोगों का मजाक उड़ाते रहें, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अरविंद केजरीवाल जी जनता की सेवा करने के लिए निकले, 5 साल सेवा की, उसका फल मिला है। आने वाले 5 साल में फिर वो सेवा करेंगे, उसका फल मिलेगा। और ये लोग अपना बनाते रहे मखौल के फ्री वाला भी, जिसको लेके मैं टिप्पणी कर रहा था, नीतू जी फिर वही बात छेड़ रही है, लेकिन कोई नहीं। अरविंद के डिस्कनेक्ट हो गया। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से आपके पास आने की, विवेक, लेकिन सलमान हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल भी यही मौजूद है कि बाकी दोनों ने तो अपना रोड मैप बता दिया, कांग्रेस का क्या रहेगा दिल्ली में? देखिए, कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज करना चाहिए। जो कमजोरियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और क्यों कांग्रेस फेल हो गई, 15 साल के जो शीला दीक्षित के काम को पब्लिसाइज करने में, उस पर काम करने की जरूरत है। ये हम कितना भी बोलें कि देखिए, मेन जो अपोजिशन टारगेट है कांग्रेस का वो बीजेपी है, और किस तरीके से बीजेपी को पूरे देश में 2014 के लिए तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से इन खामियों से नहीं लड़े? हमें सीखना है और इसको इंप्रूव करने की गलतियां हुई। लेकिन देश में मुद्दे जो हैं और भी हैं, और देश में जो हमारी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी हो भाजपा है, इस तरीके से उसको ये पोलराइजेशन को कमजोर करने, और बात जो है विकास की हो, डेवलपमेंट की हो, बेरोजगारी पे बात हो और किसानों की बात हो, ना कि हिंदू मुस्लिम। देखिए, अब उन्होंने बताया था अपने विरोधियों से सीखना चाहिए। नीतू, इन्होंने ये कहा कि 3 के अलावा 3 चीजें इन्होंने भी जोड़ दिया कि ये इन 3 मुद्दों पे और बात होनी चाहिए। नीतू, बिल्कुल, देखिए, पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। पोलराइजेशन तो मोदी जी ने तोड़ दिया है। पोलराइजेशन जब पहले उस समय का समय था जब कांग्रेस के समय इतनी उतनी योजनाएं किस एक खास वर्ग और फ्रंट के लिए जब ये कहा गया कि इस देश में जो पहला अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। पोलराइजेशन की राजनीति तो तब से बढ़ी है और आज तक रणनीति वो मोदी जी के नेतृत्व में वो पोलराइजेशन खत्म हुआ है। आज जो भी निर्णय आते हैं सबके साथ, सबके विकास के साथ सबको शामिल करते हुए निर्णय आते हैं। जो भी पॉलिसीज बनती है उसमें सबको शामिल किया जाता है, चाहे वो 10% आरक्षण की बात है जिसमें सभी को उसका फायदा मिला, और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि सबके लिए चलाई गई है। तो पोलराइजेशन तो मोदी जी के नेतृत्व में खत्म होना शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ जस्सी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि जस्सी अब आपसे बात कर ली जाए। देखिए, मैं तो यही मैसेज दूंगी कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं देश की, उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट है ना वही वक्त होता है आपको ये अपने अंदर देखना है। अभी भी जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो खुद के अलावा दूसरे पर निशाना है। नहीं, वो तो चलती रहेगी, रस्साकशी तो चलती रहेगी, उनके बीच में बहुत सारी चीजें हैं। तो अब वो पॉलिटिकल पार्टी का नेचर, एक्शन 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 मोटो होना चाहिए हर पार्टी का। जी, मैं आया कुछ बोलना चाहते हैं लोग। जी, मनीष सिसोदिया जी को अगर किसी बच्चे ने भी कभी एक कंप्लेंट भेजी है मेल पर, अगले दिन उसका रिएक्शन मिला, इसकी मैं गवाह हूँ। 10 बच्चे ऐसे जिन्होंने ये काम किया। स्कूलों जो दुकान बने हुए थे स्कूल, वो दुकानशिप उन्होंने खत्म की, ये उनका बहुत बड़ा काम। दुकानशिप मतलब दुकानों में, स्कूलों में किताबें बिकती थी, स्कूलों में सब्जी भाजी रोटी खाना, ये सब जो होता था सब उन्होंने बंद किया। उससे लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं और ये इसका रिजल्ट। अरे आपने तो कहा था अभी एक छोटी सी बात कहनी है। मैं शाहीन बाग में कहते हैं महिला सशक्तिकरण, काश वो महिलाएं पाकिस्तान को चैलेंज करती कि जो छोटी छोटी बच्चियों की बेहुरमती होती है वो मत करो, दुनिया की सारी महिलाएं एक सी होती। सलमान, you want to add something? कहना चाहते हैं सलमान? देखिए, अच्छी बात है, लेकिन एक औरत को ही औरत का दर्द भी महसूस होता है। रात को कड़ी ठंड में जब बैठती हैं तो वो महिलाएं इस देश की हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है अपने बच्चों का भविष्य के लिए, क्योंकि जब आपको 70 साल के बाद में ये कहा जाता है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं और आपके धर्म को बीच में लाया जाता है, तकलीफ तब होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जस्सी, कुछ आप गुनगुनाना चाहती हैं जाते जाते? देखिए, आज फैसले का दिन है और एक गाना है जो अक्सर हम रेडियो पर चलाते रहते हैं, मुझे लगता है भाई सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब